तरीके से समझ सके। और ये मैं क्या कहता हूँ कि एक बार एक युवा जब किसी संत के पास जाता है और संत को बोलता है कि मुझे कुछ सीखना है, मुझे काफ़ी सारा नॉलेज लेना है, मुझे कुछ ज्ञान में और आगे बढ़ना है, तो संत जब उस व्यक्ति के सामने बैठते हैं, उस लड़के के सामने, और एक चाय के प्याले में चाय डालते हैं। जब उनके प्याले में चाय डालते हैं तो कप भरता है और रुक जाते हैं, लेकिन जो ही उस लड़के के प्याले में जब चाय डालते हैं तो कप भरने के बाद भी जब चाय गिरती रहती बाहर, तब वो युवा बोलता है कि ये क्या कर रहे हैं आप, चाय तो गिर रही है। तो संत बोलते हैं उससे कि मैं यही कह रहा हूँ कि तेरे दिमाग को तू खाली कर ले, क्योंकि तेरे भरे हुए दिमाग में मैं कुछ और डाल नहीं सकता, तो जब तक तू न्यूट्रल नहीं होगा जब तक मैं तुझे कुछ बता नहीं सकता हूँ। तो लगभग 1-1.5 घंटे में अपने आप को न्यूट्रल कर लें। और आज जो अपनी मीटिंग है कैरियर बिल्डिंग अपॉर्चुनिटी सेमिनार। कैरियर किसे कहते हैं और अपॉर्चुनिटी किसे कहते हैं? अपॉर्चुनिटी किसे कहते हैं? अवसर को, मौके को। और जितने भी आपने यहाँ रॉयल्टी और टेक्निकल देखे, इनके पास भी एक उस समय जब इन्होंने पहली बार जब प्लान देखा तो इनके पास मौका था, इनके पास ये था, अपॉर्चुनिटी, मौका आया। अब ये चाहते हैं तो उस समय इस समय बिजनेस को नहीं भी करते, या फिर इस बिजनेस को इन्होंने साइन अप किया, ज्वाइन किया और समझा और आज अपने आप को कैरियर बनाया। तो आपके पास भी जितने भी लोग आए हैं उनके पास एक मौका है। और मौका क्यों है कि देखिए कि एक आम व्यक्ति को यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में दूरियां तो लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की लगती है, लेकिन इस 1.5-2 किलोमीटर की दूरियों को हासिल करने के लिए जिंदगियां गुजर जाती सर। और कई लोगों की तो पीढ़ियां गुजर जाती है तो भी वो नहीं कर पाते। सही या गलत है? पीढ़ियां गुजर जाती है तो भी वो यहाँ से लेके वहां तक नहीं जा पाते। लेकिन आज आपके सामने ऐसा मौका है कि आप वहां से यहां तक जा सकते हैं। ये मौका है आपके पास अपॉर्चुनिटी का। कितने लोग ऐसे हैं जो कि पहली बार देख रहे हैं मेरे को या पहली बार मेरे को सुन रहे हैं? लगभग सारे लोग। मैं बड़ा गलतफहमी में था कि लोग मुझे सब जानते हैं। यूट्यूब पर देखा, लेकिन फिजिकल पहली बार फिजिकल। तो मैं थोड़ा सा मेरी स्टोरी बात शेयर करता हूँ जिससे कि आप समझ पाए, आप रिलेट कर पाए। नाम प्रहलाद राय, भिलवाड़ा जिले के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। किसान परिवार में जन्म हुआ था। कक्षा 5 तक मैं गांव में पढ़ा। गांव के बाद भिलवाड़ा आया क्योंकि मेरे पिताजी भिलवाड़ा एक मिल में जॉब किया करते थे। भिलवाड़ा आके जब मैं पढ़ने लगा, जब शहर से गांव से जब व्यक्ति शहर में जाता है तो शहर की चकाचौंध, शहर की बिल्डिंगें, शहर का लोगों के रहन सहन का देख के उसके जीवन में कुछ होता है, उसके मन में होता नहीं होता। पहली बार जाता था, मेरे भी ऐसा हुआ था। जब भिलवाड़ा गया तो बड़े सपने थे कि पढ़ेंगे, कुछ अच्छी नौकरी लगेगी, अपने घर का मकान होगा, घर की गाड़ी होगी, क्योंकि उस समय साइकिल हुआ करती थी पिताजी के पास। पढ़ता रहा। क्लास जब मैं 10 में पढ़ रहा था तो एक दिन मेरे पिताजी ने बोला कि बेटा मैं तुझे पढ़ा नहीं सकता। मेरी उनसे पूछने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन बाद में पता चला कि उनकी फिजिकल फिटनेस की वजह से उनको नौकरी से रिजाइन देना पड़ा। परिवार में सबसे बड़ा मैं था तो परिवार का जिम्मा मेरे पे आ गया। भिलवाड़ा जो है कि कपड़े का हब है, एशिया की सबसे बड़ी मंडी है कपड़े की। मैं कपड़े की फैक्ट्री में काम करने लगा। शुरू में हेल्परी का काम किया, झाड़ू पोछा लगाता था। फिर धीरे धीरे कपड़े को फोल्ड करना, यानी कि जैसे होता है ना कि पैंट पीस काटते थे तो 1.20, 1.15, 2.40 सफारी, 2.50, 2.60, इस तरीके से मैं कपड़ा फोल्डिंग करने लगा। कपड़े का सीखने लगा। फिर धीरे धीरे मैंने कपड़ा काटना सीखा, ग्रेडर बना। ग्रेडर बनने के बाद फिर मैं कपड़ा जो प्रोसेस होता था मैंने वो चीज़ें सीखी। लेकिन पढ़ने की बड़ी इच्छा थी तो मैंने प्राइवेट पढ़ाई की। मैंने 10th के बाद मैंने ग्रेजुएशन प्राइवेट की। और जब ग्रेजुएशन की मैंने तो मन में आया था यार कुछ नौकरी करें सरकारी, तो मैंने लाइब्रेरियन का डिप्लोमा किया। लाइब्रेरियन का डिप्लोमा किया मैंने कोटा जाके। जब लाइब्रेरियन का डिप्लोमा किया तो उस 1 साल का जो लाइब्रेरियन का डिप्लोमा था, उस 1 साल में जो मेरे प्रिंसिपल थे बुजुर्ग से, उस प्रिंसिपल साहब की एक बात ने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। जानना चाहेंगे? प्रिंसिपल साहब ने एक बात कही कि कोई भी व्यक्ति 40 से 45 साल की एज के बाद में नया पंगा नहीं ले सकता।
जब किसी व्यक्ति की एज 40 से 45 साल की हो जाती है तो 45 साल की एज के बाद में कोई भी व्यक्ति नया पंगा नहीं ले सकता। उसके पीछे उन्होंने लॉजिक दिया। पहला कि 40 से 45 साल की एज से पहले उसके घर में कोई ना कोई बुजुर्ग व्यक्ति होता है, तो समाज की जो सोशल लाइबिलिटीज है, मामा के, चाचा के, ताता के, सऊ के, बुआ के, कहीं आना जाना होता है तो वो व्यक्ति चले जाते हैं। लेकिन 45 साल की एज के बाद में या तो उसके परिवार में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका साया उठ चुका होता, या फिर वो इतने बुजुर्ग हो जाते हैं कि वो कहीं समाज में आने जाने के लायक नहीं रहते। तो 40-45 साल की एज के बाद में सोशल लाइबिलिटी में उसी को निभानी पड़ती है। सही है नहीं? दूसरे उन्होंने एक बात कही कि 40-45 साल की एज के बाद में क्या होता है कि उसकी शादी हो चुकी होती, और शादी होने के बाद में उसके बच्चे बच्चे हो चुके होते हैं, बच्चे बच्चे स्कूल आने जाने लग जाते हैं। तो 40-45 साल के बाद में उसके ऊपर फिक्स खर्चों की जो है कि वो लायबिलिटीज आ जाती है। बच्चों की स्कूल फीस, मकान का किराया, या मकान घर का है तो मकान की ईएमआई, बाइक है तो बाइक की ईएमआई, ये उसके खर्चे फिक्स आ जाते हैं। तो कोई भी नया व्यक्ति नए काम के बारे में वो सोच नहीं सकता, क्योंकि वो नए काम के बारे में सोचता है तो उसको पीछे की जो ईएमआई, पीछे की लायबिलिटी वो उसको खींचती है कि यार ये इतना खर्चा तो फिक्स महीने का चाहिए ही चाहिए। देन तीसरी उन्होंने बात की कि जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उस व्यक्ति की काम करने की क्षमता कम होती है, काम करने की क्षमता तो कम होती जाती और उसके खर्चे बढ़ते जाते हैं। जब काम करने की क्षमता कम होती है और खर्चे बढ़ते जाते हैं तो कोई भी व्यक्ति नया पंगा लेने के बारे में नहीं सोच सकता। तो उन्होंने बात कही कि कोई भी व्यक्ति जो 40-45 साल की एज तक जो अपनी ब्रांड इमेज कर बनाता है, 40 साल 45 साल की एज बाद में व्यक्ति काम नहीं करता, उस व्यक्ति की ब्रांड इमेज काम करती है। ये बात जब मेरे समझ में आई तो मैंने ग्रेडिंग करता था, तो जब मैं वापस भिलवाड़ा आया और भिलवाड़ा आते पहले मैं जहाँ कपड़े की फैक्ट्री में काम करता था उनसे मिला कि मेरी नौकरी पता नहीं कब लगेगी जब तक वापस अपना काम करें। तो जब काम करने के लिए मैं पहली बार जब मैं मिला केसी छाबड़ा जी से, एक बार जोरदार ताली केसी छाबड़ा जी के लिए। जब केसी छाबड़ा जी से मैं मिला तो केसी छाबड़ा जी ने मेरे से एक बात पूछी कि प्रहलाद कैंची पकड़ेगा या कलम? कैंची पकड़ेगा या कलम? क्योंकि कैंची यानी कि मैं पहले कपड़ा काटता था, कलम यानी कि मैंने ग्रेजुएशन कर ली, बीकॉम कर लिया था, तो यार कि अब तो हो सकता है कि अकाउंट्स में लग जाए। तो मैंने केसी सर से कहा कि मुझे न कैंची पकड़नी है और न कलम, मुझे मार्केटिंग में ज्वाइन करना है। जो ही मैंने उनको कहा कि मुझे मार्केटिंग में ज्वाइन करना, तो उन्होंने कहा प्रहलाद तू जीरो है, मार्केटिंग में तुझे कोई भी अनुभव नहीं है, और मार्केटिंग में तू जीरो है, तेरे को तनख्वाह कम मिलेगी। क्योंकि उस समय बात है सन 1990 की, 1990 में मैं सैलरी मेरे को मिलती थी लगभग 1200-1300 रुपये सैलरी मिलती थी, लेकिन मैं ओवर टाइम करके लगभग महीने के 3-3.5 हज़ार रुपये कमा लेता। एक महीने में 65 हाजिरी 68 हाजिरी हाईएस्ट का पैसा उठाया हुआ मैंने, 30 दिन में 68 हाजिरी का पैसा उठाया हुआ। तो कहा कि तू यार 3 महीने के 3-3.5 हज़ार, और उस समय 1990 में 3-3.5 हज़ार बहुत मायना रखते थे साहब। तो कहा कि यहाँ तो अगर मार्केटिंग में करेगा तो मार्केटिंग में तेरे को 900 रुपये मिलेंगे, और 900 रुपये में भी ओवर टाइम नहीं। तो वहाँ तो तू 68 हाजिरी पैसा उठा लेता था, 65 हाजिरी कर लेता था, लेकिन यहाँ ओवर टाइम नहीं मिलता। मैंने कहा ठीक कोई बात नहीं, आप मुझे मार्केटिंग में लगाइए। मैंने कहा कि मेरे में कुब्बत होगी तो मैं तनख्वाह ऑटोमेटिक में बढ़वा लूँगा आपसे, अगर मेरे में कुब्बत होगी तो मैं बढ़वा लूँगा। मैसेज क्या है कि दुनिया में चाहे कुछ भी हो, लेकिन जब तक आपको अपने आप पे विश्वास नहीं होगा ना, जब तक आप कोई बड़ा नहीं कर सकते। फिर मैंने मार्केटिंग ज्वाइन किया, पहले महीने काम किया, दूसरे महीने काम किया, तीसरे महीने जाके मैंने उनसे बात की, तनख्वाह बढ़ाई। ऐसे करते 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 मैंने 1 साल के अंदर लगभग ऐसा कोई महीना नहीं गया होगा जो कि हर महीने मैंने तनख्वाह नहीं बढ़ाई हो। ऐसे ही फिर ये बिजनेस आया मेरे जीवन में अगस्त 2000 में, जब आरसीएम बिजनेस की शुरुआत हुई। मैंने आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन किया, ज्वाइन करके पहले महीने काम किया तो 546 रुपये की इनकम आई, दूसरे महीने काम किया लगभग 3,500 रुपये की इनकम आई, तीसरे महीने काम किया लगभग 6,500 रुपये की इनकम आई, फिर चौथे महीने काम किया लगभग 13,000 रुपये की इनकम। जो ही 13,000 रुपये की इनकम आई तो जहाँ मैं कंपनी में मैं काम कर रहा था, जहाँ की मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट पर था, तो बड़े भाई साहब ने एक बात कही कि प्रहलाद या तो आरसीएम करेगा या नौकरी। अब चॉइस आ गई कि नौकरी करें या आरसीएम।
जो ही मैंने बात कही कि मैंने कहा भाई साहब ठीक है मैं तो आरसीएम ही करना मुझे, तो तुरंत बड़े भाई साहब चले गए त्रिलोकी भाई साहब के पास। टीचर के पास जाके बोला कि मार्केटिंग देख, तुम भी मार्केटिंग देखते हो, मार्केटिंग यही देखता है, अगर तुम दोनों चले जाओगे तो हमारे मार्केटिंग का क्या होगा। तो टीसी सर ने एक बात की, प्रहलाद तेरे को अभी आरसीएम नहीं, तेरे को नौकरी करनी है, यहाँ जो है कि मार्केटिंग संभालनी है। और जिस कंपनी में मैं एक हेल्पर में, जिस कंपनी में मैंने हेल्पर के रूप में लगा, वहीं मैंने ग्रेडिंग की, वहीं ग्रेडिंग करने के बाद में मैं प्रोसेस चेकिंग की, उसी कंपनी में वापस मैं मार्केटिंग में जीरो से लगा हेल्पर में, और मार्केटिंग में हेल्पर से लेकर मैं मार्केटिंग मैनेजर तक पोस्ट पर पहुंचा। तो एक मेरा मॉरली बाउंडेशन बनती है कि जिस कंपनी में अपन जीरो से हीरो बने, एक मार्केटिंग मैनेजर हेल्पर से लेकर मार्केटिंग मैनेजर तक की पोस्ट पर पहुंचे, तो हमें मानना चाहिए उनकी बात। और मैंने मार्केटिंग में काम करना चुना। जब काम करता रहा, मार्केटिंग को चुना, तो मैं मार्केटिंग में वापस काम करने लग गया। ऐसे करते करते 1 महीना बीता, 2 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 6-7 महीने बाद जब इंक्रीमेंट लगाने का टाइम आता है तो इंक्रीमेंट में मेरा नाम नहीं था। तो मैंने लेके भाई साहब से पूछा कि भाई साहब मेरा इंक्रीमेंट में नाम नहीं है तो क्या। तो उन्होंने कहा कि प्रहलाद देखो तो आरसीएम से पैसा आता है तेरे को, और क्या जरूरत। मैंने कहा आरसीएम से तो आपने मना कर दिया, तो मैं उधर कर नहीं रहा हूँ, तो देख ले भाई। और मैंने उसी दिन फिर मैंने नौकरी से रिजाइन दिया। अब नौकरी से रिजाइन दिया तो इधर जहाँ आरसीएम से जहाँ काम कर रहा था वो बिजनेस जीरो हो गया, क्योंकि उस समय शुरू में पैंट पीस था। तो मैंने कहा मैं आरसीएम से भी नेगेटिव हो गया कि यार एक चलते हुए काम को अपन ने ब्रेक कर दिया रब देने। तो मैंने कहा क्या करना चाहिए, तो मैंने कपड़े की एजेंसी शुरू कर दी। और ऐसे लगभग 6 महीने तक मैंने कपड़े की एजेंसी का काम किया। और 6 महीने एजेंसी का काम शुरू किया, लेकिन एजेंसी का काम भी क्या है कि पैसा आता है लगभग 1-1.5 साल बाद, हाथों हाथ नहीं मिलता। और अपने पास फैमिली का बैकग्राउंड आप देख रहे हैं कि किस तरह का फैमिली का बैकग्राउंड था। तो जब ये बात आई तो मैंने कहा 6 महीने बाद पैसा। तो एक दिन मेरी बिटिया है जो कि स्कूल नहीं गई, बाद में पता चला कि घर में दूध के पैसे भी नहीं थे। तो मेरे पास एक बजाज का स्कूटर हुआ करता था, मैंने स्कूटर उठाया और गांव चला गया। जब गांव गया, गांव जाने के बाद खूब मंथन किया कि एजेंसी का काम बढ़िया चल रहा है, लेकिन पैसा 1.5 साल बाद आएगा, लेकिन अभी हैंड टू माउथ है, अपन क्या करें। ऐसा कोई फैमिली का ऐसा सपोर्ट नहीं था जो कि अगर साल 6 महीना और अपने को परिवार का खर्चा चला सकें। तो मन में दिमाग में आया कि वापस नौकरी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। जब नौकरी ज्वाइन करें तो क्या करें, फिर दिमाग में आया कि क्या करें। तो मैंने ऐसे ही फ़ोन लगाया किसी को। उस समय उनका आसपास में मोबाइल हुआ नहीं करते थे, लेकिन रिलायंस का जो कीपैड वाला एक मोबाइल आया था रिलायंस शुरू में, कर लो दुनिया मुट्ठी में, उस समय उनके पास एक सैमसंग का एक छोटा सा फ़ोन आता था, वो मोबाइल था उनके पास। मुझे नंबर अभी भी याद है कि 98-290-46-098 ये मोबाइल नंबर था किसी सर का। मैंने फ़ोन लगाया कि वैसा मुझे नौकरी करनी है। तो उन्होंने कहा कि यार कि किसने मना किया था वापस। और मैंने 28 अक्टूबर को मैंने बात की थी उनसे, 28 अक्टूबर 2001 को, कि मुझे नौकरी करनी है। 29 अक्टूबर 2001 को मैंने वापस नौकरी ज्वाइन की। अब नौकरी ज्वाइन की तो पहले दिन नौकरी ज्वाइन किया, और काम करने के बाद पहले दिन ही मैं जाके टीचर से कहा कि मुझे 20,000 रुपये एडवांस चाहिए। ऐसे करके मैंने 1 महीने में, लगभग पहले 1 महीने में मैंने 1 लाख रुपये एडवांस ले लिया। मैंने कहा तनख्वाह क्या लगाएंगे पता नहीं, क्योंकि एडवांस लेना इसलिए जरूरी था कि जो पिछले 6 महीने का जो अपना राशन की दुकान का, आसपास दूध वाले का पैसा बाकी था वो देना था। और इस तरह से मैं जब करते करते 5-6 महीने गुजरे, और 6 महीने बाद मैंने टीसी सर से बात की कि तनख्वाह मुझे पता नहीं कि आप तनख्वाह कितनी लगाएंगे, लेकिन मुझे आरसीएम बिजनेस करना है, और बिजनेस में करूंगा लेकिन पार्ट टाइम करूंगा, नौकरी के साथ काम करूंगा, क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड इस तरह से नहीं कि मैं करूं। तो उन्होंने परमिशन दे दी कि चलो ठीक करो। जब उन्होंने परमिशन दी कि मैं बिजनेस कर सकता हूं, तो मैंने जितने भी लोग पुराने लोग ज्वाइन कराए, उन लोगों को जाके बात की, तो लोगों ने कहा कि ये बिजनेस नहीं चलता। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि बिजनेस जीरो है, उनका चलता नहीं। मेरा भी ऐसा ही था। मेरा भी बी लेग में कोई भी बिजनेस नहीं था, क्योंकि एक लेग तो काफ़ी चल चुकी थी, लेकिन बी लेग में बिजनेस नहीं था। तो मैं लोगों से जाके, जो पुराने लोग हैं उन लोगों से मैं मिला। तो उन्होंने कहा कि ये पैंट पीस जो है कि भिलवाड़ा जो है कि पैंट पीस का हब है, कि ये बिजनेस नहीं चलेगा। लेकिन मेरे में जुनून था, करने का जुनून था। क्या एक एक व्यक्ति से मिला, और एक एक व्यक्ति से मिलकर मैंने कहा यार कोई बात नहीं, आप मेरे को लिस्टें दो, आप किन किन लोगों को जानते हैं। तो सारे लोगों की लिस्टें भिलवाड़ा और सराउंडिंग आसपास के गाँवों में मिलती थी।
ऐसे करते करते मैंने कई लोगों की लिस्ट बिल्ड की, और लिस्ट बिल्ड करते करते एक व्यक्ति था मुकेश गिरी गोस्वामी, जिसकी एक नाम आया लखनऊ से। एक लिस्ट लिखनी, एक व्यक्ति की एक निकली लिस्ट लखनऊ से। तो जब लखनऊ से लिस्ट निकली उनकी, तो मैंने कहा मुकेश यार के इन व्यक्तियों को लखनऊ वाले, क्योंकि भिलवाड़ा सराउंडिंग आसपास लोगों से मिले तो वो काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं कहा लखनऊ वाले को अपन बुलाते हैं। और सेकंड एनिवर्सरी का प्रोग्राम था बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में 2002 में। तो मैंने एक व्यक्ति लखनऊ से उन व्यक्ति को एनिवर्सरी में बुलाया, एनिवर्सरी अटेंड की उन्होंने, और उस एनिवर्सरी में जब उन्होंने अटेंड की तो उन्होंने कहा कि यस ये बिज़नेस मैं करूँगा, ये बिज़नेस मैं ज्वाइन करूँगा। हम उनको भिलवाड़ा लेके आए, भिलवाड़ा से लेके उनको जिस समय किटें भेजी, 6 किट देके उनको रवाना किया, ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद 6 किटें देके उनको रवाना किया। जब वो लखनऊ गए तो लखनऊ में उनका एक कोई दोस्त था, उसका नाम भी मुकेश था, मुकेश यादव, जो कि रेलवे में ड्राइवर था। तो उसने उन्हें फ़ोन लगाया जेपी गिरी जी ने कि यार कि मुकेश अगर तुम्हारा कहीं ड्यूटी जब इधर सियालदा या हावड़ा की तरफ लगे तो बताना, मुझे हावड़ा चलना है। 3-4 दिन बाद उनका फ़ोन आता है कि मेरी ड्यूटी लग गई। जेपी गिरी जी वहाँ से लखनऊ से जब हावड़ा जाते हैं, और हावड़ा में जाके उन्होंने केलकटा में जाके जयसानी जी को ज्वाइन कराते हैं। ज्वाइन कराने के बाद 1 दिन 2 दिन ऐसे 2, 3, 5, 6 ज्वाइनिंग करवाते हैं। ज्वाइनिंग करवाने के बाद में 10-15 दिन बाद वहाँ से केलकटा से फ़ोन आता है कि हमारे को किटें चाहिए। फिर वहाँ किटें गई, सब हुआ धीरे धीरे, लेकिन मुझे पता नहीं चला कि बिजनेस है, क्योंकि उस समय फॉर्म मैनुअल आते, मैनुअल फीड होते, फीड होने के बाद बिजनेस फाइनल होता। यानी कि जो आज आपने बिजनेस ज्वाइन कराया, जिसका आपको 60 दिन बाद पता चलता है कि आपके नीचे कौन कौन ज्वाइन हुए, क्योंकि सब चीज़ें मैनुअल थी। आज तो आप देखो कि आप अभी ज्वाइन किया और अभी आपके नीचे पता चल जाएगा यार उसने परचेज की, अभी इधर बिल कट के सेव होता है, आपको पता चल जाता। लेकिन मुझे उस समय क्या था कि लगभग आपको 2 महीने बाद पता चलता था कि कौन क्या ज्वाइन हुआ। तो 2 महीने बाद जब मैंने उन सारे लोगों की लिस्ट ट्री में देखा तो किसी के मोबाइल नंबर नहीं थे, किसी के लैंडलाइन नंबर नहीं थे। उस समय लैंडलाइन नंबर ये हुआ नहीं करता था। ये बात है 2002 की, 2003 की। ऐसे करते करते लगभग 2003 में जब एक किसी व्यक्ति का एक मेरे पास फ़ोन आता है कि मुझे 25 किटें चाहिए। 25 किटों के लिए जब भेजते हैं तो मैं कह रहा आपके पास बंगाल वाले सारे लोगों के पास कोई मोबाइल नंबर नहीं है या लैंडलाइन नंबर नहीं है। तो उन्होंने कहा कि सर मैं यहाँ फैक्ट्री में काम करता हूँ और यहाँ मेरा मोबाइल नंबर है, क्योंकि मैं एक स्टोनो हूँ मैं, तो इस नंबर पे मेरे से बात हो सकती है, लेकिन ऑफिस टाइम पे। तो इस तरीके से उनसे बात कर करके मैंने बिजनेस बात करा। फिर मैंने कहा यार आपको मेरे को जिनसे किसके ऐसे व्यक्ति घर के मोबाइल नंबर है या घर के कोई लैंडलाइन नंबर, तो एक व्यक्ति के घर के लैंडलाइन नंबर मिले तो हम उससे बात करते हैं। उनको बोलते हैं कि कल वापस अपन इतने बजे बात करेंगे, तुम 5-7 लोगों को लेके आ जाना। तो इस तरह से बात होती रही और बात करते 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 मैं बढ़ता रहा। एक दिन और शुरू में जब मैंने काम किया तो कई तरह के चैलेंज आए, कई तरह के आए। मैसेज ये है कि अगर आपको लगता है कि मेरी लेग में अगर कोई मेरे परिचित या कोई नई लिस्टें हैं, आप अपनी टीम में जितने भी लोगों को ज्वाइन करवाए ना, उन लोगों के पास जाके उनकी लिस्ट बिल्ड करवाइए। आपकी लिस्टें खत्म हो जाएगी, लेकिन आपके नीचे लोग हैं उनकी लिस्टें कभी खत्म नहीं होगी। अगर जब उनकी लिस्टों पे काम करना शुरू करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक आपका बिजनेस ग्रो कर जाएगा। क्योंकि मेरे जितनी भी लिस्टें थी, क्योंकि मेरे पिताजी तो धोती पहनते थे, सब सारे धोती वाले, मैं धोती पहनने वाले को तो पैंटे पहनाना से रहा, क्योंकि उस समय पैंट एक ही था, पैंट पीस शूटिंग का कपड़ा। तो ये इस तरह से चलते चलते मैंने शुरुआत की। फिर धीरे धीरे जब मेरा स्टार रूबी हुआ, और जब पहली बार जब मेरा स्टार रूबी हुआ तो स्टेज पे मैं पहली बार गया तो मैं जब स्टार रूबी की पिन हासिल कर ली थी। जब भी वो नाम दिखा लिस्ट के अंदर स्टार रूबी प्रहलाद राय मेघवंशी, तब लोगों ने पूछा ये कौन है। जब पहली बार मैं स्टेज पे गया तो स्टार रूबी बन चुका होता। कई बार ऐसे लोगों को लगता है कि यार कि मुझे बोलना नहीं आता, मैं ये नहीं करता, ये नहीं कर पाऊंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके सामने मैं हुआ हूँ, मैं खड़ा हूँ। मैंने जब स्टार रूबी बना था तब पहली बार मैं स्टेज पे गया। स्टार रूबी से पहले कभी स्टेज पे नहीं गया था। करता रहा इस तरह से। और जब पहली बार जब स्टार रूबी पे गया तब स्टेज पे गया तो मेरे एक ही, आप देखोगे 4th एनिवर्सरी जयपुर सूरत की सीढ़ी देखना आप, सूरत वाली में जब पहली बार गया था तो मेरा पूरा पसीना पसीना हो रहा, आवाज़ नहीं निकल रही थी गले से। और सिर्फ एक ही बात निकली कि जो ये पूरे जीवन में एक आम व्यक्ति 30 साल में जो कमाता है वो आरसीएम बिजनेस मात्र उसे 3 साल में दे देता है। तो यहाँ से लेके कि आरसीएम बिजनेस अगर आप डिसीजन लेते हैं तो आरसीएम बिजनेस आपके जीवन में क्या कर सकता है।
और आज हम बात करेंगे आपसे कि आरसीएम बिजनेस क्या है। देन आरसीएम बिजनेस के बाद में हम बात करेंगे कि आरसीएम बिजनेस हम क्यों करें, और तीसरा हम बात करेंगे कि आरसीएम बिजनेस को जब हम करने का निर्णय लेते हैं तो हम आरसीएम बिजनेस को कैसे करें। ठीक है सर, इन तीन चीजों पर हम बात करेंगे। देखिए कि दुनिया में हर व्यक्ति कामयाबी चाहता है, चाहे कोई कैसा भी हो, हर व्यक्ति कामयाबी चाहता है। सही या गलत है? चाहे वो किसी गरीब घर हो, चाहे वो किसी उसके पिताजी नौकरी करते हो, चाहे वो खेती करते हो, चाहे कुछ भी करते हो, लेकिन हर व्यक्ति दुनिया में कामयाबी चाहता है। और कामयाबी चाहता है, लेकिन कामयाबी की इच्छाएं सब कुछ रखता है, लेकिन एक इच्छा कुछ भी बदल नहीं सकती। इच्छा के बाद में जब आप निर्णय लेते हैं तो निर्णय कुछ बदल कर सकता है। तो आज आपके पास मौका है एक निर्णय लेने का, डिसीजन लेने का। लेकिन जो हमने डिसीजन लिया उसके ऊपर अगर हम विश्वास कर लें तो सब कुछ बदल देता है। ठीक है, तो आपको डिसीजन लेना और विश्वास करना। आज हम बात करते हैं कि हम कोई भी काम करें, ड्रीम, हमारे पास सपना, हम बात करते हैं कि हमारे पास एक हम अच्छा हेल्थी रहें। आज स्वस्थ रहना सपना है या हमारी हकीकत है, जरूरत है? जरूरत है। आज हम बात करें कि बच्चों की अच्छी एजुकेशन, तो बच्चों की अच्छी एजुकेशन सपना है हमारा या हकीकत है, या हमारा जरूरत है? आज हम बात करते हैं हमारे पास नई बाइक हो, पत्नी की अच्छी ज्वेलरी हो, घर का अच्छा सा मकान हो। हम बात करते हैं कि अच्छा सा हमारे पास मोबाइल हो, हमारे पास बच्चों के लिए जो कि आजकल ऑनलाइन क्लासें काफ़ी हो रही, तो उनके पास कंप्यूटर हो ताकि वो मोबाइल से उनकी आंखें ज़्यादा खराब नहीं हो। अच्छा सा हमारे पास लैपटॉप हो, हमारे पास एक अच्छी सी गाड़ी हो, हम बाहर परिवार के साथ हम घूमने जाएं, और साथ साथ में हमारे परिवार की सुरक्षा हो। जब हम ये बात करते हैं सुरक्षा की, देखिए कि आपने देखा इंश्योरेंस एजेंट है क्या कोई? इंश्योरेंस एजेंट, एक इंश्योरेंस एजेंट जब आपको पॉलिसी बेचना आता है तो पत्नी के साथ बोलता ना, भाभी जी बोलो ना आप इंश्योरेंस पॉलिसी करवा लें, बोलता ना? कि आप बोलिए ना, क्यों? कि वो क्यों बोलता पत्नी को कि अगर खुदा न खास्ता इनकी डेथ हो जाएगी तो पैसा आपको मिलेगा, ऐसा ही बोलता। तब वो पत्नी से जब बात करता है, भाभी जी बोलता, भाभी जी बोलो ना आप कर ले, तब भाभी जी का दिमाग क्लिक करता, हाँ आजकल आते हैं तो बड़े चिड़चिड़े हैं, पता नहीं देखते किधर, शाम को उनको सब्जी लाने के लिए बोलते हैं भूल जाते हैं, पता नहीं देखते किधर गाड़ी किधर चलाते हैं। कुछ आजकल इनको याद ही नहीं रहता है कि बच्चों के लिए कभी स्कूल की ड्रेस लानी होती तो भूल जाते हैं, किताब कॉपी के लेकर आते हैं तो भूल जाते हैं, बाजार से इनको कुछ चीज़ लाने के लिए तो भूल जाते हैं, तो कुछ है तो गड़बड़ है। तब वो पत्नी पीछे से टिल्ला लगाती, करो ना जी, है? क्यों? लेकिन देखिए कि वो क्यों कि यार, अगर कल खुदा न खास्ता या किसी बेहोशी से कुछ एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो पैसा हमारे को मिलेगा। देखिए कि वो सिक्योरिटी सिर्फ नाम मात्र की है। लेकिन जब आप आरसीएम बिजनेस में आप देखेंगे तो आरसीएम में आपको ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे ऐसे जो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके परिवार वालों को इनकम जा रही है। और ये आपके पास जो कि 7 मई को जहाँ प्रोग्राम हो रहा है, उस 7 मई वाले प्रोग्राम में आपको ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे जिन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद में वो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके परिवार में आज लाखों रुपए की इनकम जा रही है। तो ये सिक्योरिटी है सही मायने में। तो और दुनिया में देखिए कि ये सारे हमारे सपने, ये सारी सपने हैं या हमारी हकीकतें? आप ईमानदारी से बताएं, हकीकत है ना? सारे के सारी चीजें हकीकत हैं। और कहते हैं ना कि दुनिया में हर व्यक्ति काम सपनों के लिए कर रहा है, ड्रीम के लिए कर रहा है। सही है? देखिए कि दुनिया में हर व्यक्ति काम सपनों के लिए कर रहा है। अगर कोई नौकरी कर रहा है, प्राइवेट नौकरी कर रहा है, किसी बनिए की दुकान पर नौकरी कर रहा है, तो जिस दुकान से पैसा कमाने के बारे में बनिए ने सोचा, वो उसके सपनों के लिए काम कर रहा है। अगर कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है तो जिस फैक्ट्री से पैसा कमाने के बारे में जिस सेठ ने सोचा, उसके सपनों के लिए काम कर रहा है। अगर कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है या कोई स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी कर रहा है तो सीएम के सपनों के लिए काम कर रहा है। अगर प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है तो उस मालिक के सपनों के लिए काम कर रहा है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी कर रहा है तो पीएम के सपनों के लिए काम कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति मकान बनाने का काम कर रहा है या ईंट भाटा डाल रहा है तो जिसने मकान बनाने का सपना देखा उसके लिए काम कर रहा है। अगर कोई खेती में काम कर रहा है, निराई गुड़ाई या कुछ भी काम कर रहा है तो जिसने खेती से पैसा कमाने के बारे में सोचा उसके सपनों के लिए काम कर रहा है।
अगर कोई गाड़ी चला रहा है तो जिस गाड़ी से पैसा कमाने की सोचा उसके सपनों के लिए काम कर रहा है। दुनिया में हर व्यक्ति सपनों के लिए काम कर रहा है, लेकिन तय आपको करना है कि आप अपने सपनों के लिए काम कर रहे हैं या दूसरों के सपनों के लिए काम कर रहे हैं। थोड़ा सा कोट खोल लेता हूं, गर्मी ज्यादा हो गया है। तो ड्रीम यानी कि सपन, और लेकिन जब हमारे पास कोई भी सपने हैं तो सपनों के लिए हमारे को क्या चाहिए? कमिटमेंट, वायदा। यानी कि आप जो भी काम करना चाहते हैं उसके लिए आपका कमिटमेंट चाहिए, क्योंकि आप किसी काम के लिए जब तक आपका कमिटमेंट नहीं है, जब तक आप उस काम को पूरा नहीं कर सकते हैं। देन दूसरा क्या है कि जब काम कोई भी करेंगे तो उस काम में उतार चढ़ाव आएंगे, कुछ कई तरह की तकलीफें आएगी, तो उन तकलीफों से पार करने का आपके पास साहस होना चाहिए, करेज होना चाहिए। सही है? तो आपके पास साहस होना चाहिए। और तीसरा है कि क्षमता, यानी कि समय के अनुसार आपको अपनी कैपेबिलिटी जो है कि बढ़ाते रहना चाहिए। होता है ना, हम तीसरी क्लास अगर पास कर लिया तो उसी तीसरी क्लास की किताबों से हम चौथी क्लास पास नहीं कर सकते। अगर हमने 5वीं क्लास पास कर लिया तो उन्हीं किताबों से हम 6ठी क्लास पास नहीं कर सकते। तो समय के अनुसार जैसे आप इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के बाद में आपको वाइटल बनते हैं, तो वाइटल के नॉलेज से हम रोयल्टी नहीं बन सकते हैं, रोयल्टी के नॉलेज से हम टेक्निकल पर्ल नहीं बन सकते हैं, पर्ल के नॉलेज से हम आगे। तो हमें क्या है कि अपनी क्षमताओं को बढ़ाते रहना पड़ेगा, है ना, कैपेबिलिटी को बढ़ाते रहना पड़ेगा। और जो कैपेबिलिटी को आप बढ़ाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस जो है कि आत्मविश्वास आपका होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपका इस बिजनेस पे कॉन्फिडेंस नहीं, आत्मविश्वास नहीं, तब तक आप बड़ा कुछ कर नहीं सकते हैं। तो ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। तो हम बात करते हैं कि आरसीएम बिजनेस क्यों करें। आरसीएम बिजनेस करने के लिए आपके पास ये सारी चीजों में से, जैसे कि आपको एक्स्ट्रा इनकम चाहिए। दुनिया में हर, जैसे कि आपके पास एक्स्ट्रा इनकम की रिक्वायरमेंट हो, अर्ली रिटायरमेंट की रिक्वायरमेंट हो, या हमें परिवार के साथ ज़्यादा समय बिताने की इच्छा हो, या हमें अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के लिए कहीं ये कारण हो हमारे पास, हमारे को मान सम्मान की रिकॉग्निशन की हो, या हम नौकरी देने वाले बने, नहीं कि नौकरी मांगने वाले बने, हमारे परिवार के साथ हमारे को घूमने फिरने की इच्छा हो, या फिर हमारे को ऋण मुक्त जीवन यानी कि डेब्ट फ्री लाइफ जीना चाहते हो हम। अगर ये सारी चीज़ें चाहिए तो सारी इन चीज़ों में से अगर हमारे जीवन में किसी चीज़ की कमी है तो ये सारा आरसीएम बिजनेस आपको दे सकता है। अब हम बात करते हैं कि अभी हमने बात की कि आरसीएम बिजनेस, क्योंकि आरसीएम बिजनेस में ये पोटेंशियल है कि अगर आप इसको प्रोफेशनल तरीके से, या तो हम इस बिजनेस को ओकेजनल तरीके से करें या फिर हम बिजनेस को इस प्रोफेशनल तरीके से करें। जब इस बिजनेस को आप प्रोफेशनल तरीके से आप करते हैं तो इस बिजनेस में ये पोटेंशियल है कि 9 से 12 महीने में आपको ये बिजनेस 20 से 40 हज़ार रुपये की इनकम दे सकता है। 9 से 12 महीने में आपको ये बिजनेस 20 से 40 हज़ार रुपये की इनकम दे सकता है। और ये बिजनेस आपको 12 महीने से लेकर 24 महीने यानी कि 2 साल की पीरियड में आपको 50,000 से 70,000 की इनकम दे सकता है महीने की। और अगर बात करें तो 2 साल से 5 साल, 2 साल से 5 साल में साल का 12 लाख से 60 लाख रुपए साल का ये इनकम दे सकता है ये बिजनेस आपको। अब बात करते हैं कि आरसीएम बिजनेस क्यों करें। हम देखें कि पैसा कमाने के क्या क्या तरीके हैं साहब। अभी नौकरी, खेती, व्यवसाय, यही है ना। हम पैसा कमाने के हमारे पास तरीके की अगर हम बात करें तो सबसे पहला है नौकरी। नौकरी के बाद में दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी कि हम पान का गल्ला खोल लें, चाय की ठेली लगा लें, या हम कुछ जैसे पानी पतासे की भेलपुड़ी की ये लगा लें, पाव भाजी का कुछ लगा लें, या छोटा सा कपड़े का शोरूम लगा लें, मोबाइल की शॉप लगा लें, छोटी सी जूते चप्पल की हम दुकान लगा लें, सब्जी का ठेला लगा लें, कुछ भी सेल्फ एम्प्लॉयड है ना। यानी कि हमारे पास दूसरा तरीका सेल्फ एम्प्लॉयड। और तीसरा तरीका है बिजनेस, यानी कि जहाँ हम लाखों रुपए करोड़ों रुपए लगा के हम कोई छोटा सा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोल लें, हमारे पास 100, 50, 200 लेबर काम करती हो, हजारों लेबर काम करती हो, तो ये इस तरह का। और चौथा है इन्वेस्टिंग का, यानी कि जहाँ पैसा जो है कि हम इन्वेस्ट कर लें और इन्वेस्ट करने के बाद उससे हम ब्याज से हम पैसा कमाते रहें। और दुनिया में मजे की बात देखिए कि हर व्यक्ति ई और एस से यानी कि एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड से इधर की तरफ जाना चाहता है ना। एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड से इधर की तरफ जाना चाहता है।
आप देखें कि हम इधर की बात करें तो जो नौकरी के अंदर क्या है, इस ई और एस के अंदर क्या है, इंडिविजुअल एफर्ट्स है। इंडिविजुअल एफर्ट्स यानी कि अगर हम नौकरी कर रहे हैं तो हमारी जगह पे हम नौकरी पे हमारी पत्नी को नहीं भेज सकते, हम हमारे बच्चों को नहीं भेज सकते, हम हमारे पिताजी को नहीं भेज सकते। भेज सकते हैं क्या? नहीं भेज सकते। अगर हम कोई दुकान लगा रहे हैं या हम कोई दुकान बैठ रहे हैं तो हम हमारी जगह पे किसी और को बिठा नहीं सकते। बिठाएंगे कि सामान लेने जाएंगे तो भी घंटे 2 घंटे के लिए बिठाएंगे, कहेंगे कि देखो अगर रेट पता नहीं ना तो ये इस रेट में आया, इस रेट में आया, अगर जिसका समझ में नहीं आया तो किसी को देना मत, उधार किसी को देना नहीं, दे तो इसमें लिख लेना, क्योंकि उसको चीजों का नॉलेज नहीं होता। तो सेल्फ यानी कि यहाँ इंडिविजुअल एफर्ट्स है, और जहाँ इंडिविजुअल एफर्ट्स है तो इसका मतलब क्या है, इनकम भी आपकी लिमिटेड है। और जब लिमिटेड इनकम है तो ये बॉडी एक्टिव इनकम, यानी कि जब तक हमारी बॉडी डांस करती रहेगी तो पैसा आता रहेगा, नहीं तो नहीं आएगा। और यही कारण है कि इन 90 इस क्वाड्रेंट में 95% लोग आते हैं और 95% लोगों के पास सिर्फ 5% पैसा है। कितना? 5% पैसा है। और अगर हम इधर बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है कि टीम वर्क है। टीम वर्क है यानी कि किसी ने अगर फैक्ट्री लगाई और फैक्ट्री लगाने के बाद में उसके पास अगर 100 मजदूर काम करें, 100 मजदूर अगर 8-8 घंटे काम करें तो रोज कितने घंटे काम होता है? 800 रुपए। यानी कि टीम वर्क है। टीम वर्क है तो यहाँ फिर क्या है, अनलिमिटेड इनकम है। अगर एक मजदूर रोज अगर 50 रुपए 25 रुपए भी कमा के देता है तो आता है, यानी कि अनलिमिटेड इनकम है। और अनलिमिटेड इनकम है यानी कि पैसिव इनकम, यानी कि उसकी फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत नहीं है। और यही कारण है कि यहाँ पर इन 5% लोगों के पास दुनिया का 95% पैसा है। 5% लोगों के पास दुनिया का 95% पैसा है। और मजे की बात देखिए कि हर नौकरी करने वाला सेल्फ एम्प्लॉयड के बारे में सोचता है। आप देखिए कि नौकरी करता है, नौकरी करने के बाद में जब वो शाम घर पे आता है, नौकरी करता है तो घर पे आने के बाद शाम को या तो ट्यूशन पढ़ाता है, या अगर पत्नी पढ़ी लिखी है तो पत्नी कोई बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है, या मेहंदी लगाने का या मेहंदी सिखाने का काम करती है, या डांस बच्चों को, जैसे कई सिंगिंग के हैं, कोई डांसिंग के हैं तो वो सिखाती है। कई सारी महिलाएं ब्यूटी पार्लर का काम करती, कई सारी महिलाएं कसीदे का काम करती, कई सारी महिलाएं जो है कि सिलाई का काम करती, कई सारी महिलाएं हैं जो कि पापड़ या ऐसा कुछ काम करती, कोन बनाने का काम करती। क्यों? क्योंकि उनके सब, और कहते हैं क्या है कि आज नहीं हम सब फ्री रहते हैं तो हमारा मन लग जाए, लेकिन हकीकत क्या है कि हमने परिवार की जो आवश्यकता है उन आवश्यकताओं की पूर्ति हम नहीं कर पा रहे हैं। तो हर व्यक्ति सेल्फ एम्प्लॉयड के बारे में सोचता है कि मैं कुछ ना कुछ करूं, और हर सेल्फ एम्प्लॉयड है जो कि वो बिजनेसमैन के बारे में काम करता है, बिजनेसमैन बनने की बात करता है। आपने बहुत सारे ऐसे देखोगे कि दुकान वाले यार के 60,000 रुपए की मशीन आती, कौन मेहंदी बनाने की, कौन की जो लगती है ना मेहंदी की सप्लाई, जो कि यार की जालोर सिरोही से उधर से जाके मेहंदी लेके आते हैं, मेहंदी से जैसे 50 से 60,000 रुपए की आती है मशीन, जो यार कि हम कोण बना के हम अड़ोस पड़ोस किराना की दुकानों पर ही हम यहाँ बेचना शुरू करें। कई सारे ऐसे कि पत्तल धोने की मशीन वो लगा के काम करते हैं, कई तरह ऐसे जो कि थैले बना के उस पर उनको काम करते हैं। यानी कि वो सोचते हैं, कई सारे लोग ऐसे लोग हैं जो कि अपने ब्रांड की नमकीन बना के आसपास की दुकानों पर नमकीन सप्लाई करते हैं। वो सोचते हैं कि किसी तरीके से हम बिजनेसमैन बन जाए, यानी कि माल हम बनाए और हमारे माल को 10, 20, 50, 100, 500 दुकानों का नेटवर्क बनाए। तो वो बिजनेसमैन बनने के बारे में सोचते हैं ऐसे, क्योंकि वो उस प्रयास में रहते हैं ताकि यार कि हमारी दुकान खुले नहीं खुले लेकिन हम रोज ऐसे माल बेच के आ जाए। तो हर सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति जो कि बिजनेसमैन के बारे में सोचता है, और हर बिजनेसमैन जो है कि एक इन्वेस्टर के बारे में सोचता है। इन्वेस्टर क्या, मैं अभी एक दुकान पे गया, एक व्यक्ति से मिला जिसके की केमिकल पेस्टिसाइड की दुकान थी। मैंने कहा यार तुम केमिकल पेस्टिसाइड की दुकान में क्या बेचते हो? साहब की खाद बेचता हूँ प्लस इसके केमिकल पेस्टिसाइड बेचता हूँ। मैंने कहा साल भर में कितना टर्नओवर कर लेते हो? तो उन्होंने कहा साल भर में मैं लगभग 40 से 50 लाख का टर्नओवर कर लेता हूँ। मैंने कहा 50 लाख के टर्नओवर में तुम्हारे पास पैसा कैसे आता है? तो इस फसल पे हम जो देते हैं वापस वो फसल बिकती है तब हमारे पास पैसा आता है। तो मैंने कहा उधारी काफी दे रखे होंगे, पैसा डूबता है? हाँ, लगभग 8-10% पैसा डूब जाता है। मैंने कहा मार्जिन? तो सब डूब सारे निकालने के बाद 10% का मार्जिन, 10 से 12% का मार्जिन बच जाता है। मैंने कहा सबसे ज्यादा केमिकल पेस्टिसाइड तुम किसके बेच रहे हो? वो कहते हैं दीपक नाइट्रेट, पीआई इंडस्ट्रीज। मैंने कहा एक बार सोच कि दीपक नाइट्रेट और पीआई इंडस्ट्रीज के शेयर देख देगा उसके क्या है। तो जब वो उसको देखता है तो पीआई इंडस्ट्री के इनका शेयर को देख तो क्या 20 से 25% की कंपाउंडिंग ग्रोथ से बढ़ रहे हैं। मैंने कहा 20 से 25% की कंपाउंडिंग ग्रोथ बढ़ रहे हैं, तुमने जितना पैसा लगा रखा तुम उसका 10% पैसा कमाते हो। और जब कोई व्यक्ति तुम पैसा मांगने जाते हो, जब वो पैसा नहीं देता तो दिल में कुछ होता कि नहीं होता? धड़कन होती कि नहीं होती? तो होती। मैंने कहा बीपी लो ऊपर नीचे होती या नहीं होती?
बीपी लो होती, ऊपर नीचे होती। मैंने कहा तुम ब्याज, इतना पैसा है तो तुम्हारे को उधार लेना पड़ता होगा। तो हाँ, उधार भी लेना पड़ता। मैंने कहा ब्याज भी देना पड़ता है, नहीं देना पड़ता है? देना पड़ता है। मैंने कहा अगर तुम्हारे पास इतना पैसा, अगर तुम इस पैसे को पीआई इंडस्ट्री या तुम केमिकल के काम कर रहे हो, यही नहीं जिसका तुम्हारे पास केमिकल बकरे बेचते हो, उन केमिकल कंपनी में अगर तुम इन्वेस्ट कर दो तो कितना मिल जाएगा? हाँ, 25% का बेनिफिट, 20 से 25% का मिल जाता है। मैंने कहा फायदा है क्या नुकसान है? तो नहीं है। तो और ऐसा ही राकेश झुंझुनू वाले की आपने स्टोरी पढ़ी होगी, कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि अब इस कोविड के बाद में इतनी तरीके से, इतनी तेज गति से लोग जो है कि मार्केट में इन्वेस्टेड होने लग गए, और कई सारे लोग जो है कि अभी इन्वेस्ट करने लग गए। यानी कि हर बिजनेसमैन जो है कि कोई कोई पैसा इन्वेस्ट करने, इन्वेस्टर बनने की सोचता है यार कि मुझे नॉलेज नहीं, मेरे को काम करना नहीं आता है, मुझे कंस्ट्रक्शन का नॉलेज है ना, वो कंस्ट्रक्शन की कंपनी में इन्वेस्ट कर देगा। IT का नॉलेज है तो IT की अच्छी कंपनियां कौन सी, उनमें इन्वेस्ट कर देगा, क्योंकि उसके हम प्रॉफिट के भागीदारी तो बन रहे हैं। हमने जितना पैसा लगा रखा है उतना शेयर में है क्या। तो वो कई सारे बिजनेसमैन है जो कि इन्वेस्टर की बात करें, इन्वेस्टर बनने में। लेकिन जो ही आप RCM बिजनेस को करने का जब निर्णय लेते हैं, तो RCM बिजनेस आपको एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड यानी कि इस क्वाड्रेंट से लाके सीधा आपको बिजनेस क्वाड्रेंट में लाके खड़ा कर देता है। ये पावर है RCM बिजनेस का, ये पावर है RCM। अब बताइए कि हम कितने, लगभग आप देखें कि हम रोज लगभग कितने घंटे काम करते हैं? 8 से 12 घंटे काम करते हैं। और हम लगभग हर घंटे का कितना कमा लेते हैं, कमा सकते हैं? लगभग एवरेज 50-100 रुपए भाई, 50-100 रुपए। और हम लगभग कितने साल तक काम करते हैं? लगभग 40 साल तक। यानी कि 10-20 साल की उम्र में हम काम करना शुरू करते हैं, 60 साल तक की कमाते हैं, तो लगभग 40 साल काम करते हैं। और हर व्यक्ति लगभग मान लेते हैं कि 8 घंटे काम करता है। 8 घंटे काम करें और साल में 300 दिन अगर काम करें और 40 साल काम करें तो कुल कितने घंटे काम करता है? 96,000 घंटे। अगर कोई व्यक्ति सेल्फ एम्प्लॉयड है तो लगभग 8 की जगह पर 10 घंटे काम कर लेगा। अगर 10 घंटे काम करें, साल में उसकी की खुद की दुकान है तो 320 दिन काम कर ले, तो 320 दिन काम करे तो कितने घंटे काम करता है? 1,28,000। और मैं कहता हूं कि RCM बिजनेस को आप 5 घंटे करो और 5 साल करो। कितने घंटे? 5 साल करो और 5 घंटे काम करो, लेकिन इसको 365 दिन काम करो। आप 365 दिन काम करो तो कितने घंटे होते हैं? 9,125। अब हम बात करते हैं, देखिए कि अगर हम कोई भी नौकरी करें तो लगभग अभी आप देखें कि 1986 के अंदर, 87 या 1990 का जो आंकड़ा था, उस समय पर पर्सन जो हमारी कमाई थी वो एक व्यक्ति की 7,500 रुपये थी। लेकिन अभी जो 2022-23 का जो आंकड़ा आया, गूगल पे जब आप देखेंगे पर पर्सन की इनकम, सैलरीज की बात करें तो अभी पर पर्सन की इनकम है 14,788 रुपये, 14,788 रुपये। लेकिन हम मान लेते हैं क्या कि पर पर्सन एक व्यक्ति, जैसे कि एवरेज व्यक्ति 20,000 रुपये साल का कमाता है, ठीक है, महीने का कमाता है। 20,000 रुपये कमाए, 12 महीने काम करें, 40 साल काम करें तो कितना हो गया? 9 लाख। यानी कि आपकी 1 घंटे की इनकम कितनी हुई? 100 रुपये। 1 घंटे की इनकम कितनी हुई? 100 रुपये। हम दूसरा बात करें कि यार कि अगर खुद का व्यापार है तो छोटी मोटी कोई किराना की दुकान खोल रखी या पान का गल्ला लगा रखा या मोबाइल की शॉप कर रहे तो 50,000 रुपये महीने के कमा लेते हैं, ठीक है ना। 50,000 रुपये कमा लेते हैं, 40 साल अगर कमाए तो लगभग उसके कितना? 2 करोड़ 40 लाख। यानी कि उसके पर घंटे की वैल्यू कितनी हो गई? 187 रुपये। और मैं कहता हूं कि आप RCM को करो, 5 घंटे रोज करो, पहले नहीं करें। और 10 साल भी माने कि यार कि पहले जो है कि 5 साल का हमने सीखने का लगाया, उसका कुछ भी नहीं मिला आपको, उस पहले 5 साल का आपको कुछ भी पैसा नहीं मिला, तो अगले 10 साल में अगले जितने भी आपने टेक्निकल आए, महीने की इनकम कितनी थी? लाख रुपए की थी ना। यानी कि 5 साल बाद आपकी इनकम अगर लाख रुपए की भी हो और आप 10 साल भी काम करो तो भी कितना होता है? यानी कि पर घंटे की इनकम कितनी होगी? 1315 रुपये। अब इतना आने के बाद कहे यार मुझे तो RCM नहीं करना, 10 साल बाद कहते कि मुझे तो इतना आ गया, मुझे नहीं करना, करेंगे क्या? ऐसा नहीं करेंगे। अगर हम बात करें कि पहले 5 साल का आपको कुछ भी नहीं मिला, लेकिन अगले 35 साल भी आप काम करें और 1 लाख रुपए महीने की भी इनकम हो
तो भी आपकी 35 साल में 4 घंटे की यानी कि पर घंटे की इनकम कितनी होगी? हाँ, टोटल आपकी 1 घंटे की इनकम होगी 4600 रुपये। यानी कि ये पावर है आरसीएम बिजनेस में कि आपकी पर घंटे की वैल्यू 100 रुपये भी कर सकता है, पर घंटे की वैल्यू 100 से 4600 रुपये घंटे भी आपको पहुंचा सकता है। ये पावर आरसीएम। और देखिए कि ये क्यों है, क्योंकि हमारे पास, हम अमीर क्यों नहीं बन पा रहे कि हमारे पास इनकम का साधन तो एक है, लेकिन जाने के तरीके हमारे पास इतने हैं। घर पे पैसा कमा के लाते हैं तो सुबह पहले आते पहले अच्छा तनख्वाह मिल गई तो अच्छा ठीक है, दूध वाले को पैसा भी देना है, लाइट का बिल भी जमा कराना है, बच्चों की ट्यूशन की फीस देनी है, किराने का राशन का पैसा देना है, सब्जी वाले के पैसा नहीं था तो सब्जी वाले से लेके आ गए उसका पैसा देना है। यानी कि हमारे पास पैसा आने का तरीका एक है और जाने के तरीके इतने हैं, इसलिए हम कभी भी अमीर, सही है या गलत? सही है ना। लेकिन अगर जब हम ये सही है तो आरसीएम बिजनेस हमारे को क्या करता कि जब हम इस बिजनेस को निर्णय करने की बात करते हैं, देखिए कि 1990 में डायरेक्ट सेलिंग की जो शुरुआत हुई थी 1990 में हुई, लेकिन विधिवत रूप से 1995 में हुई। इस स्लाइड को अगर आपने समझ लिया तो देखिए कि इस स्लाइड को मैं दिखाता हूँ और दिखाते दिखाते मैं बहुत बड़ा मोटिवेट होता हूँ। 1990 से लेके 2014-15 में इस इंडस्ट्री का टर्नओवर कितना हुआ था? 8000 करोड़ का। कितने साल में? 20 साल में। मैंने यहां से पकड़ा 95 से 2015, यानी कि 20 साल में। 20 साल में जिस इंडस्ट्री का टर्नओवर कितना हुआ? 8000 करोड़ का। अगर हम बात करें कि 19-20 में तो ये 5 साल में इसका टर्नओवर कितना हो गया? यानी कि 5 साल में कितना बढ़ा? डबल से ज्यादा हो गया है? यानी कि यहां देखिए आप कि यहां जो टर्नओवर को 20 साल में हुआ था उससे डबल टर्नओवर अगले 5 साल में हो गया, है ना। अब हम बात करते हैं कि 2020-21 की, तो 18 से कितना हुआ? 24,000 करोड़। यानी कि कितने करोड़ बढ़ा? लगभग 6 करोड़ बढ़ा। इस 6 करोड़ को टर्नओवर को यहां होने में कितना टाइम लगा? 16 साल। यहां लगा उसको 16, यानी कि जो काम 16 साल में हुआ वो सिर्फ काम, आप जरा इसकी शुरुआत को देखिए कि जो टर्नओवर 16 साल में हुआ था वो टर्नओवर कितने साल में हो गया? 1 साल में। और अभी आप फिक्की, केपीएमजी, गूगल पे कहीं पर भी आप डाल के देखिए कि ये बात कर रहे हैं कि 2030 के आसपास, 2028 के आसपास, 2025 के आसपास की इस इंडस्ट्री का टर्नओवर जो है कि 68,500 करोड़ का टर्नओवर होगा। और जरा आप इमेजिन करिए कि जहां अभी इतना सा टर्नओवर है, उस टर्नओवर में या स्टेज पे जितने भी लोग आते हैं, कोई कहता है कि मैंने इतना कमा लिया, मेरे महीने की 10,000 रुपये की इनकम है, कोई कहता 20,000 रुपये की इनकम है, कोई कहता 40,000 की इनकम है, कोई कहता 50,000 की इनकम है, कोई कहता 1 लाख रुपए की इनकम है, कोई कहता 2 लाख की इनकम, कोई कहता 5 लाख की इनकम, कोई 10 लाख की इनकम, 20 लाख की इनकम, 40 लाख की इनकम। जहाँ की हम बात करें कि अभी इंडस्ट्री का टर्नओवर, सिर्फ इंडिया का टर्नओवर अगर 1% है, और जिस दिन ये टर्नओवर जो है कि 65,000 करोड़ का हो जाएगा, 64,000 करोड़ का टर्नओवर हो जाएगा, यानी कि 24 का, यानी लगभग कितने गुना बढ़ेगा? 2.5 गुना बढ़ेगा। और जब 2.5 गुना टर्नओवर बढ़ेगा तो क्या इन लोगों की इनकम क्या होगी? जरा आप सोचिए, इमेजिन करिए आप कितनी इनकम होगी। और ये क्यों? क्योंकि बाकी की जगह पे इंडिया में जो है कि इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है वो लगभग 12 पॉइंट, यानी कि सीजीआर जो है कि बाकी के देश, और उसमें भी जब बात करें कि जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है वो इंडिया के अंदर लगभग 12.1% की है। कितनी? 12.1% की टर्न इंडस्ट्रीज है। और अगर हम बात करें तो आरसीएम की ग्रोथ की बात करें तो 2014-15 में इसकी 8% की ग्रोथ थी, फिर अगर 2015-16 में करें तो 22% की ग्रोथ थी, फिर यहाँ 15% की ग्रोथ, फिर 2017-18 में 29, अगर हम फिर 18-19 में 30%, 29%, 42%, यानी कि अगर हम कंपाउंडिंग ग्रोथ की अगर बात करें तो लगभग देखिए कि 2 से 3 यानी कि 33% की ग्रोथ है, और टोटल कंपाउंड की ग्रोथ करें तो 25% की ग्रोथ है। अब आप सोचिए कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की ग्रोथ है 12.1%, और आरसीएम की ग्रोथ क्या है? 25%। यानी कि जिस गति से डायरेक्ट सेलिंग बढ़ रही है उससे डबल गति से आरसीएम बढ़ रही है।
डबल गति से आरसीएम बढ़ रही है। अभी भले आपके यहाँ से 4 घंटे पहले कोई जयपुर के लिए निकला हो, उसकी स्पीड 60 की हो और आपकी स्पीड 100-120 की स्पीड हो, तो आप ओवरटेक करेंगे नहीं करेंगे? उसको खड़ जाएंगे ना 4 घंटे। तो आप देखिए कि भले आरसीएम ने जैसे कि लेट शुरुआत हुई या कैसे शुरुआत हुई, लेकिन जब इसकी स्पीड इतनी फास्ट है तो हम नंबर 1 इंडस्ट्री होकर रहेंगे। और बात करते हैं कि अभी आप देखेंगे कि ई कॉमर्स और डायरेक्ट सेलिंग, ई कॉमर्स और डायरेक्ट सेलिंग और ट्रेडिशनल मार्केट, तीनों का कॉम्बो बन गया अभी। जहां आपने देखा होगा कि अभी आपके यहाँ कब से शुरू हो रहा है ऑनलाइन डिलीवरी, एनसीआर में कल परसों से जैसे कि शुरू हो, ये दिल्ली हो गया, बॉम्बे में हो गया, अभी 1 तारीख से कलकत्ता में शुरुआत हो जाएगी। यानी कि हम रजिस्टर्ड बायर बना के लोगों को यानी कि प्रोडक्ट कितना हम होम डिलीवरी दे सकते हैं रजिस्टर्ड बायर बना के। हमारे पास कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है कि हमने रजिस्टर्ड बायर बनाया, उस व्यक्ति के पास मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करवाई और उस रजिस्टर्ड बायर से वो खुद अपना नंबर डाल के घर सामान प्रोडक्ट मंगवा सकता है। दुनिया जिस तरीके से तेजी से बदल रही है, उस तरीके से आरसीएम की सोच भी कंटिन्यूटी बदलती जा रही है। तो हमें भी हमारे सोचने का नजरिया जो हमारे को बदलना पड़ेगा। हम बात करते हैं कि क्योंकि आरसीएम इतनी बड़ी इंडस्ट्री जहां की हमारे पास बैलेंस प्रोडक्ट है, यानी कि एक इसके जितने भी प्रोडक्ट हैं उन प्रोडक्ट की नीड को क्रिएट नहीं करना पड़ता, नीडफुल प्रोडक्ट है। गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक के, यानी कि सबसे ज्यादा एक आम आदमी के सबसे ज्यादा काम आने वाले प्रोडक्ट है। सही है गलत है? सबसे ज्यादा काम आने वाले प्रोडक्ट है। और कोई भी जब हम काम करने की बात करते हैं, किसी भी कोई नया काम की शुरुआत करते हैं, तो ये 5 चीजें जो है कि ये दुनिया में आरसीएम बिजनेस के पास जो है, ये दुनिया में किसी के पास नहीं है। ये 5 बातें हैं जो कि पूरी दुनिया में किसी भी कंपनी के पास नहीं है। सबसे पहला क्या? सबसे लाजवाब प्रोडक्ट सीरीज, यानी कि इसके प्रोडक्ट की सीरीज है वो सबसे लाजवाब है। इन प्रोडक्टों के लिए कोई भी ट्रेनिंग या ऐसा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर आदमी के काम आने वाले प्रोडक्ट हैं। और दूसरा है इसका वाजिब कीमत। इसकी कीमत है जो कि प्रोडक्टों की कीमत है, बड़ी वाजिब है। जब हम इसके प्रोडक्ट दिखाते हैं तो आप मार्केट के प्रोडक्ट से तुलना करते हैं, किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से तुलना नहीं करते हैं। सही है नहीं? यानी कि रेट जो है कि वाजिब दाम है। और तीसरा है सबसे बड़ा डिलीवरी नेटवर्क, जहां आज इसके 10,000 से 12,000 पिकअप सेंटर है, लगभग 150 से 250 इसके डिपोज है। यानी कि इतना बड़ा डिलीवरी नेटवर्क किसी के पास नहीं है। डिलीवरी नेटवर्क है वो बहुत पावरफुल है और सबसे अधिक लोगों के लिए, यानी कि कोई भी आदमी किसी भी कैटेगरी का व्यक्ति हो इस बिजनेस को कर सकता है दुनिया के अंदर, है ना? हर व्यक्ति इस बिजनेस को कर सकता है, किसी भी कैटेगरी को। और इसका एक्सपांडेशन की बहुत है, अनलिमिटेड हम बढ़ा सकते हैं इसको। आज हम बात करेंगे आगे कि एक आरसीएम बिजनेस किन किन सेगमेंट में काम करता है और उन सेगमेंट का कितनी बड़ी पोटेंशियल है, असीमित है। और इसके ब्रांड जगह जगह पे जैसे कि वंडरवर्ड या ब्रांड बन रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि जब हम इस बिजनेस को करने का जब निर्णय लेते हैं तो हमारे पास किस किस सेगमेंट से हमारे पास इनकम आती है। इसमें सबसे पहले किससे आती है? एफएमसीजी का मार्केट कितना है? लगभग 89,972। उस 89,972 करोड़ में से अगर हमने सिर्फ 5% मार्केट को भी अगर हमने कवर कर लिया तो कितना बड़ा हो जाता, जरा आप सोचिए। दूसरा हमारे पास क्या है? फूड कैटेगरी। फूड कैटेगरी का मार्केट कितना है? 443 कैटेगरी। देन हमारे पास जैसे कि पेंट इंडस्ट्रीज का कितना टर्नओवर है? 80,000 करोड़ का। आज अगर टेक्सटाइल बात करें तो कितना है? लगभग 12,000 करोड़ का। कॉस्मेटिक है तो लगभग कितना? 5,400 करोड़ का। हमारे पास हेल्थ सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट, जो हेल्थ सप्लीमेंट कितना मार्केट है? 1341,000 करोड़ का। आज अगर हम बात करें एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज तो लगभग 260 लाख करोड़ का मार्केट है, 60 लाख हजार। किचन इंडस्ट्री की बात करें 35,000 करोड़ का मार्केट है। और फुटवेयर की बात करें तो लगभग 22,000 करोड़ का मार्केट। इतनी सारी इंडस्ट्रीज के हम मालिक बनते हैं, इतनी सारी इंडस्ट्रीज के हम मालिक बनते हैं, फिर भी कहते हैं यार कि बिजनेस हमारे को समझ में, क्योंकि इस इतनी सारी इंडस्ट्रीज के हम मालिक बनते और पैसा हमारे को कुछ भी नहीं लगाना है ना।
अब हम इस बिजनेस को मालिक की मानसिकता से कर रहे हैं या नौकर की मानसिकता से कर रहे हैं, तय आपको करना है। आप जो कहते हैं कि मैं मालिक हूं तो मालिक, और कई सारे लोग सोचते हैं यार आखिर में कब तक नहीं करेंगे हम लोग, है ना, आखिर हमें कभी ना कभी हम करना ही पड़ेगा। अभी तक हमने बात की आरसीएम बिजनेस क्या है, दूसरा बात की आरसीएम बिजनेस हम क्यों करें। अब हम बात करते हैं कि आरसीएम बिजनेस कैसे करें। आरसीएम बिजनेस कैसे करें से पहले मैं वापस थोड़ा सा आता हूं कि आरसीएम बिजनेस हम क्यों करें, पर थोड़ी सी मैं चीजें बात करता हूं। कितने लोग ऐसे हैं जो कि पहली बार आए, एक बार खड़े हो जाए अपनी जगह पे, पहली बार जो आए एक बार ताली बजाइए आप सारे स्टेज पे आ जाइए। जो पहली बार आए हैं एक बार स्टेज पे आ जाइए। और प्रैक्टिस करता करता जब ये एंड में जब दौड़ने लगा, तो जब ये रेस दौड़ रहा था तो रेस में चलते चलते इसके पाँव में कुछ ऐसी नस फट गई जिसकी वजह से ये लंगड़ा के चलने लगा। मेडिकल टीम और इसके कोच है, उस कोच ने सबने मना कर दिया है कि डेरेक अगर तुम दौड़ोगे तो जिंदगी भर नहीं चल पाओगे, अब तुम दौड़ नहीं सकते, तुम्हारे को हार माननी चाहिए और तुम बैठ। लेकिन डेरेक मानता नहीं, किसी तरीके से लंगड़ाते दौड़ता है। इसके पिताजी भी साथ है, पिताजी ने भी इसको काफी समझाया, लेकिन ये माना नहीं, ये चलता रहा कैसे किस तरह से। और जब ये फिनिश लाइन पे पहुंचा तो फिनिश लाइन पे पहुंचने पर जब तक फर्स्ट सेकंड थर्ड जो अवार्ड होते थे वो अवार्ड बढ़ चुके थे, तो मीडिया वालों ने इससे पूछा कि डेरेक तुम्हारे को पता था कि तुम जब तक फिनिश लाइन पे पहुंचोगे, जब तक सारा गेम खत्म हो चुका होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड सारे आ चुके होंगे, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया। डेरेक बोलता है कि मेरे देश का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं मैं, सही या गलत। अगर मैं जीतूंगा तो मेरा देश जीतेगा और मैं हारूंगा तो मेरा देश हारेगा। दूसरा, मेरे देश ने मुझे फिनिश लाइन टच करने के लिए भेजा, नहीं कि बीच से छोड़ने के लिए। तो यह है कि आप जो है कि इस बिजनेस को ज्वाइन तो कर रहे हैं, लेकिन कम से कम जब तक स्टार भी नहीं बने जब तक इस बिजनेस को छोड़ना मत। इससे पहले आपको छोड़ने का नहीं है कि आपने, अगर आप अपनी पत्नी के, अपने बच्चों के, अपने परिवार के अगर सपने पूरा करना चाहते हैं तो कम से कम यानी कि डेरेक रेडमंड की तरह के बीच में छोड़ना नहीं आपको, यानी कि फिनिश लाइन तक हमारे को पहुंचना ही पड़ना। अब हम बात करते हैं कि आरसीएम बिजनेस को हम कैसे करें। ठीक है, आरसीएम बिजनेस को कैसे करें। तो आरसीएम बिजनेस में जो है कि हमारे को लोगों को यानी कि नेटवर्क तो हमें बनाना पड़ेगा। हमारे पास 3 इजी स्टेप है इसके, कि यानी कि खर्चा जिस हम चाहें, देखिए कि कोई भी नौकरी कर रहे हों, कोई भी कुछ कर रहे हों, लेकिन हमारे को नमक, हल्दी, मिर्ची, धनिया, आटा, चावल, दाल, तेल, इन सब चीज़ों पे खर्चा करना है। यानी कि ये जो खर्चा कर रहे हैं, इन खर्चे को आपको जो है कि आरसीएम से एक प्रोडक्ट लेना है, यानी कि खर्चा करना है, और जो प्रोडक्ट आपको अच्छा लगे उनकी लोगों से चर्चा करना है। ठीक, यानी कि खर्चा करना है और लोगों से चर्चा करना है, और जो लोग आपकी चर्चा से इस बिजनेस को समझते हैं, इन प्रोडक्ट को यूज करते हैं, उन लोगों का आपको सहयोग करना, सपोर्ट करना है। यानी कि खर्चा, चर्चा और सपोर्ट, यानी कि सहयोग करना है ना, ये सहयोग करना है ऐसा। देन हम बात करते हैं कि कई सारे लोग कहते हैं यार कि मुझे अनुभव नहीं है, व्यापार करना चाहता हूँ लेकिन पैसा है तो अनुभव नहीं है। कई सारे लोगों के पास अनुभव है तो पैसा नहीं है। कई सारे लोग ऐसा लगता है कि यार कि नहीं मैं ये खर्च नहीं कर सकता हूँ, खेती करूँ, तो खेती करना चाहते हैं तो यार कि खेती करूँ तो ज़मीन नहीं है, ज़मीन है तो पानी नहीं है, पानी है तो मौसम अनुकूल नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि सब चीज़ें ठीक है तो फसल के भाव नहीं मिल पाते हैं। कई बार पैसा कमाने का हमारे पास आधुनिक तरीके से खेती करें तो उसके लिए पैसा नहीं है आज, क्योंकि किसी पे अगर ग्रीन हाउस लगाते हैं तो 1 एकड़ में ग्रीन हाउस का लगभग 40 लाख रुपए लगता है, ग्रीन हाउस जो हम इसी तरह से। तो आखिर हम क्या करें। अब देखिए कि दुनिया में, क्योंकि मैंने बात कही थी कि पैसा आने का तरीका है लेकिन जाने के तरीके बहुत हैं, तो हर व्यक्ति का एक मंथली बजट होता है। मंथली बजट होता है, हर व्यक्ति का मंथली बजट होता है कि इतनी रुपए तनख्वाह आएगी, इतना मकान किराए में जाएगा, इतना लगभग अपने पेट्रोल लग जाता है, इतने रुपए की सब्जी आ जाती है, इतने रुपए की बच्चे की स्कूल फीस है, इतना बच्चे की ट्यूशन का फीस है, इतना लाइट का बिल आता है, इतना सब कुछ आता है। यानी कि मंथली बजट है सबका।
और हर परिवार का बजट जो है कि इन प्रोडक्ट पे यानी कि घर के किचन के सामानों में, इन पे घर के प्रोडक्ट में होता ही होता नहीं होता? फिक्स है या नहीं है? अगर ये बजट हमारे फिक्स है, अगर हम 2500 पीवी के अगर हम ये कर लें बजट, क्योंकि 2500 पीवी करना आसान है, क्योंकि लगभग सारे प्रोडक्ट हमारे पास है और लगभग 2500 पीवी करते हैं 12 महीने, यानी कि 2500 पीवी 12 महीने हम करते हैं तो लगभग एक साल का कितना हो जाता है? 30,000 पीवी का सामान। अब इस 30,000 का सामान जो है कि लाने के लिए हमारे पास क्या क्या कैटेगरीज है? देखिए कि हमारे पास जैसे कि ये पर्सनल केयर है, हाउस होल्डिंग के प्रोडक्ट है, देन फूड एंड ग्रोसरी के प्रोडक्ट है हमारे पास, होम एंड किचन की इसकी ये प्रोडक्ट है हमारे पास, हेल्थ केयर के प्रोडक्ट है हमारे पास, फुटवेयर के प्रोडक्ट है हमारे पास, वुमन फैशन के यानी कि ये हमारे पास प्रोडक्ट है, देन बैग एंड एक्सेसरीज यानी कि ये हमारे पास प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट है, देन बेडशीट एंड टॉवल्स ये तरह सारे प्रोडक्ट है, देन मीन्स वेशन के यानी मीन्स वेयर बच्चों के या पुरुषों के लिए ये सारे कपड़े हैं, देन हमारे पास कॉस्मेटिक के यानी कि सोल के ये सारी सीरीज है हमारे पास जो कि हमने बताया। अब इन सारी सीरीज में से अगर ये जो प्रोडक्ट है लगभग अगर हम ये बात करें कि ये प्रोडक्ट जो है कि लगभग हर घर में काम आने वाले प्रोडक्ट है या नहीं है? अगर हम ये एक प्रोडक्ट की अगर हम बात करें ना तो भी हमारे पास सिर्फ 50 प्रोडक्ट की मैंने ये लिस्ट बना रखी है, 50 से 60। ये 50 से 60 प्रोडक्ट है जो कि हमारे पास हर घर में काम लगने वाले हैं। ये 50 से 60 प्रोडक्ट की लिस्ट है। अगर हम इस प्रोडक्टों को भी अगर हम यूज़ करते हैं, जबकि बात करते हैं कि हमारे पास लगभग 500 प्रोडक्ट है, 700 प्रोडक्ट है, 500-700 प्रोडक्ट में से नहीं यूज़ करके अगर हम सिर्फ ये 50 प्रोडक्ट भी हमारे घर में अगर यूज होते हो तो अगर इनको भी हम यूज़ करते हैं तो लगभग आप देखिए कि आपका मंथली टर्नओवर कितना हो सकता है। आप जरा देखेंगे, अभी मैं आगे और बात करूँगा आपसे कि हमारे पास जैसे कि गामा ओरिजिनल जो कि इतना शानदार प्रोडक्ट है, गामा ओरिजिनल के पास में अगर हमारे पास कई तरह की बीमारियां हो, कई तरह के कुछ भी हो तो उससे इलाज हो जाता है। हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हमारा तुलसी जो पंच तुलसी ड्रॉप है ये ज़बरदस्त है, तेल हमारा इतना ज़बरदस्त है। अगर हम बात करें कि जैसे कि शैम्पू पकड़ा, शैम्पू का अगर हमारे पास बात करें तो हमारे पास लगभग 3 करोड़ 80 लाख का टर्नओवर महीने का सिर्फ शैम्पू का हो सकता है। कितना? अगर हम एक शैम्पू भी सारे डिस्ट्रीब्यूटर यूज करें, ये कोकोनट ऑयल करें तो लगभग 6 करोड़ 90 लाख का टर्नओवर जो है कि इससे हो जाता है। अगर हम सरसों हेयर ऑयल करें तो लगभग 4,42,000 का टर्नओवर इससे हो जाता है। अगर ये जो है कि अगर शेविंग क्रीम है प्लस हमारा टेलकम पाउडर, यानी कि एक प्रोडक्ट से अगर हम बात करें तो लगभग इतना टर्नओवर हो जाता है कि अगर हम रेड चिल्ली से लगभग 15 करोड़ का टर्नओवर हो जाता है, धनिया से लगभग 3 करोड़ 50 लाख का टर्नओवर हो जाता है। आज हम बात करें कि हमारे पास चाय के टर्नओवर की बात करें तो लगभग 10 करोड़ का टर्नओवर सिर्फ अपनी चाय से हो जाता है। यानी कि इतने सारे जो प्रोडक्ट हैं इन सिर्फ 50 प्रोडक्ट को भी आप यूज करते हैं तो लगभग आपका 3645 यानी कि लगभग इतना हो जाता है। और हम बात कर रहे हैं 2500 रुपये पे। और ये जो सारे सामान है, इन सामानों को आप जब करते हो तो देखिए कि हर साल महंगाई बढ़ती है, बढ़ती नहीं बढ़ती। आज के 10 साल पहले जो आप दूध ले रहे होंगे, 10 साल पहले जो घी ले रहे होंगे, 10 साल पहले जो तेल ले रहे होंगे, उसके भाव में भी फर्क है या नहीं है? बहुत फर्क। यानी कि लगभग हर साल जो है कि महंगाई 5% बढ़ती है, हर साल 5। या आप देखो कि आज के 20 साल पहले दूध क्या भाव था, आज के 20 साल पहले घी क्या भाव था, आज के 20 साल पहले आटा क्या भाव था, आज के 20 साल पहले क्या भाव था। अगर जब हर साल महंगाई बढ़ रही है तो आज यूँ देखिए कि अभी जो आप सामान 30,000 में ले रहे हैं, दूसरे साल अब कितने में लेंगे? तीसरे साल में, चौथे साल में और 5वें साल में 36,500। यानी कि अगर इन सामानों को जब बढ़ते हैं, हम बात करते हैं कि 10वें साल में ये सामान 30,000 के सामान आपको कितने में लेने पड़ेंगे? 20वें साल में, 30वें साल में और 40वें साल में और 50वें साल में। यानी कि जो सामान आज हम 30,000 में ले रहे हैं वो सामान 50वें साल में हमारे को लगभग 3,27,000 रुपये में लेना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात थोड़ी सी? क्योंकि देखिए कि दूध घर में आना बंद थोड़ा होगा, चाय की पत्ती आना थोड़ा बंद होगा, साबुन यूज करना हम थोड़ा बंद करेंगे, आटा खाना हम थोड़ा बंद करेंगे, घर में मिर्ची आना बंद थोड़ा होगी। यानी कि आप देखो, आपने देखा होगा कि यहाँ आपको रहते हुए 20 साल 25 साल से कौन रह रहा है यहाँ फरीदाबाद में?
25 साल पहले आपके अड़ोस पड़ोस में जो प्लॉट की रेट थी, क्या अभी भी वही रेट है? 10-20 गुना बढ़ गई। ये देख सकते हैं ना आप आपके पास में कि आज के 25 साल पहले, 20 साल पहले हमारे पड़ोस में जो प्लॉट था, उस समय भी हम कह रहे थे कि नहीं नहीं बहुत महंगा है, अभी इतने में कौन लेगा। और आज भी हम वही कह रहे हैं बहुत महंगा है, इसको कौन लेगा। सही है नहीं? यानी कि कितनी में, और ये बढ़ेगी महंगाई, ऐसा नहीं कि हमारे कहने से रुकेगी। आखिर हम बात करें कि अगर हम सिर्फ जितने भी लोग हैं, हम सारे लोग जो है कि सिर्फ प्रोडक्ट को यूज करने लग जाए, यानी कि इस बिजनेस में हम सिर्फ प्रोडक्ट को यूज करने लग जाए, तो हमारे पास देखिए कि यूज करने से भी हमारे पास क्या आ सकता है, जिस पे हम बात कर रहे हैं। आखिर ग्रोथ भी होगी तो किससे होगी कि नेटवर्क से और रिपर्चेस से। और नेटवर्क और रिपर्चेस से जब हम ग्रोथ करने लग जाते हैं तो देखिए 50 साल का अगर हम बात की हमने, हेलो, यानी कि 50 साल की अगर बात करें, 2500 रुपए से भी अगर खरीदते हैं तो 30,000 साल का, तो 50 साल में कितना सामान खरीदते हैं लगभग। मैंने अभी महंगाई नहीं पकड़ी इसमें, सिर्फ जो 30 तो भी 5। और जब ये करते हो, अगर ये सामान जब आरसीएम से खरीदते रहते हैं तो लगभग आपको 6,28,000 रुपये का सामान आपको फ्री मिल जाता है। कितना? 6,28,000 रुपये का। ये पावर आरसीएम आप जिस लाला की दुकान से खरीद रहे हैं, उनको जाके बोले यार मेरे पिताजी भी आपसे खरीद रहे थे, मेरे दादाजी भी आपकी दुकान से खरीद रहे थे, मैं भी आपसे खरीद रहा हूँ, मुझे 1 साल का सामान फ्री दे दीजिए, 1 महीने का सामान फ्री दे दीजिए, देगा क्या? नहीं देगा। लेकिन आरसीएम में अगर आप 50 साल भी अगर सामान भी खरीदते हैं तो आपको लगभग 50 साल में 5 साल का सामान आपको फ्री मिल जाता है। कहते हैं कि मिनिमम खरीदी तो सफलता का मजबूत आधार, मिनिमम खरीदी 2,500। अगर आप ये चीजें करते हैं 2,500 का सामान, और मैं कहता हूं कि सिर्फ 100% प्रोडक्ट यूज करें। दुनिया में देख 100% प्रोडक्ट यूज का मतलब क्या है कि अगर आरसीएम में साबुन है और आपको उस घर में साबुन यूज होती है तो आरसीएम साबुन यूज करिए। आपकी पत्नी काजल लगाती है, काजल अगर आपके पास है, आरसीएम में काजल है तो काजल आरसीएम का यूज करिए। आपकी पत्नी लिपस्टिक लगाती है, लिपस्टिक आरसीएम है तो लिपस्टिक आरसीएम का यूज करिए। अगर सिंदूर लगाती है पत्नी है और सिंदूर अगर आरसीएम है तो सिंदूर आरसीएम का यूज करिए। जो भी सामान आरसीएम में आपके घर में सामान वगैरह होते हैं तो उन सामानों को आप आरसीएम से यूज करिए। तो आरसीएम बिजनेस 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। देन जब आप 100%, और देखिए कि ये बिजनेस में क्यों, ये बिजनेस बड़ा सिंपल है। इस बिजनेस को अगर हम बात करें तो ये बिजनेस बड़ा सिंपल है, इतना सिंपल कि जिसकी हम कभी भी कल्पना नहीं कर सकते। हमने इस बिजनेस को हमारी आदतों के हिसाब से हमने इसको कठिन बनाया। कितना सिंपल बिजनेस है, सिर्फ सामान हम नमक हल्दी मिर्ची धनिया आटा चावल सब हम खा रहे हैं, वो सामान हमारे को आरसीएम से लेना, इससे कुछ करना नहीं है। लोगों को सामान ही तो बदलना नहीं, इससे कुछ करना। बिजनेस बड़ा सिंपल है। देन ये बिजनेस वेरी बिग, कितना बड़ा बिजनेस है, बिग इंडस्ट्री है ये, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। कितनी बड़ी कि आज हम कोई भी देखें कि आपके अड़ोस पड़ोस में देखें या कोई भी देखें कि कितना पैसा लगाने के बाद में कितना टर्नओवर करते हैं। और आरसीएम बिजनेस को यहाँ ज्वाइन किया, जैसे कि आपने देखा होगा कि पर्ल अचीवर, टेक्निकल अचीवर, एमराल्ड अचीवर, आपने देखा होगा कि इनका टर्नओवर कितना होता है महीने का। एक पर्ल अचीवर का 10 लाख का टर्नओवर होता है, यानी कि साल का कितना हो गया, 1,20,00,000। एक एमराल्ड अचीवर का लगभग करीब 50 लाख का टर्नओवर होता है, यानी कि साल का 6 करोड़ का टर्न। यहाँ देखिए कि 6 करोड़ का टर्नओवर करने वाले लोगों ने कितना पैसा लगाया है। इन्होंने कुछ लगाया गया उतना पैसा तो भी, यानी कि ये बिजनेस सिंपल है और वेरी बिग है। देन ये बिजनेस पूरा का पूरा इंडस्ट्री साइंटिफिक है। साइंटिफिक कैसे? हमारे को पता है कि 20,000 बिजनेस, सेकंड ग्रुप में 5,000 का बिजनेस हमारा बिगनर हो जाएगा। हमारे को पता है कि यार कि टोटल बिजनेस 3.5 लाख का है और एक सेकंड ग्रुप में अगर 70,000 का बिजनेस हमारा लीडरशिप हो जाएगा। हमारे को पता है कि 4,65,000 का बिजनेस है, सेकंड ग्रुप में अगर 1,15,000 का बिजनेस है तो हमारा रॉयल्टी हो जाएगी। कितना साइंटिफिक है, बट नॉट इजी, क्योंकि हमारे पास जो पूर्व धारणाएं हैं उन धारणाओं की वजह से हम इस बिजनेस को इजी नहीं है।
और लोग इसको चेंज नहीं कर पाते हैं। पूर्व की धारणाएं उन धारणाओं को बदल नहीं सकते। और वैसे देखा जाए तो बिजनेस बड़ा सिंपल है। अगर हम इस बिजनेस को अगर हम बात करें तो ये बिजनेस क्या है? ये बिजनेस सिर्फ डिसीजन से लेके एक आस्था तक का सफर है। एक डिसीजन से लेके आस्था तक का सफर है। कोई भी व्यक्ति आता है हमारे को प्लान दिखाता है, प्लान दिखाने के बाद में हम देखते हैं, प्लान देखते हैं, उससे बात करते हैं, उसके प्रोडक्ट के बारे में समझते हैं। ये सारा समझने के बाद में हम निर्णय लेते हैं, एक डिसीजन लेते हैं कि यस ये बिजनेस मुझे करना है। ये बिजनेस करने का जब हम निर्णय लेते हैं, निर्णय लेने के बाद में हम उसके प्रोडक्ट यूज करते हैं। प्रोडक्ट यूज करते हैं तो क्या होता है? हमारे को विश्वास होता है। हमारे को विश्वास होता है। जब हम इसको विश्वास करते हैं, हमारे को विश्वास करते हैं, विश्वास करने के बाद हमारे घर में कुछ पैसा आता है, कुछ हम लर्निंग करते हैं। लर्निंग करने के बाद में हमारे पास एक रॉयल्टी अचीवर बनते हैं, रॉयल्टी के बाद टेक्निकल बनते हैं, और देन टेक्निकल लेने के बाद में हमारा क्या होता है? फेथ होता है हमारे। और जब हमारे को फेथ होता है तो हम फेथ होने के बाद में हम इसके एमराल्ड और स्टार एमराल्ड अचीवर बन जाते हैं। तो हमारे पास क्या है? बनते हैं। तो देन यानी कि अगर हम 1500 पीवी करेंगे तो टीम भी 1500 पीवी करेगी, और आप अगर 2500 पीवी करेंगे तो आप भी 2500। और ये देखिए कि मैं एक ये आंकड़ा जो है कि जिससे आप इसको समझेंगे थोड़ा सा, तो सिंपल आप चेक करिए कि अगर आप एक साल में सिर्फ 2 लोगों को भी 2500 पीवी करने के लिए तैयार करते हैं, यानी कि सिर्फ एक साल में सिर्फ 2 लोगों को, मैं एक महीने की बात नहीं कर रहा हूँ, कितना? एक साल में 2 लोगों को एक ग्रुप में, एक बी ग्रुप में अगर 2 लोगों को भी 2500 पीवी करने के लिए तैयार करते हैं, तो भी आप लगभग 22 साल में, 22 से 25 साल में आप डायमंड बन जाते हैं इस बिजनेस का। आप कैलकुलेशन लगा के चेक करना है। एक साल में सिर्फ 2 लोगों को 2500 पीवी पे भी काम करते हैं तो भी 20 से 25 साल में आप डायमंड बन जाते हैं। और एक डायमंड की इनकम मिनिमम आपको 20 से 25 लाख रुपए होती है। और 25 लाख रुपए की इनकम आप देखो कि 25 साल बाद आप चाहे कोई भी नौकरी कर रहे हो, कोई भी बिजनेस कर रहे हो, कोई भी कुछ कर रहे हो, तो वहां पर आपको ग्रेजुएटी पीएफ या पेंशन मिलेगी तो भी आधी मिलेगी, लेकिन यहाँ आपको 25 साल बाद भी 25 लाख रुपए मिलेगा। तो ये पावर है। देखिए कि करना होता है, क्योंकि लक्ष्मी जी अगर आप इसको 100% प्रोडक्ट यूज करते हैं तो लक्ष्मी जी है कि आपका दरवाजा पीट रही है, लेकिन आपने अपने मुसीबतों की खिड़कियां खोल रखी है कि नहीं ये नहीं आता, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। तो आपको ठीक आप देन इन प्रोडक्टों के पैर नहीं है। तो जब आप करते हो, निर्णय लेते हो, तो इन प्रोडक्टों के पैर नहीं, इसलिए आपको लेके जाना पड़ेगा। और इन प्रोडक्टों के मुंह भी नहीं, इसलिए इन प्रोडक्टों के बारे में जो आपको प्रोडक्ट अच्छा लगता है उसके बारे में किसको बताना पड़ेगा? आपको जाके बताना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ 2500 पीवी पे अगर आप काम करते हैं तो देखिए कि रॉयल्टी के लिए हम बात करते हैं कि रॉयल्टी चाहिए। अगर 2500 पीवी के अगर आप बात करें तो इधर सिर्फ 140 लोग और इधर सिर्फ आपके 46 लोग, यानी कि लगभग 186 लोगों से आप रॉयल्टी ले सकते हैं। 86 लोगों से आप रॉयल्टी ले सकते हैं 2500 पीवी की कंसल्टेंसी से। हम आरसीएम के क्योंकि 3 सूत्र है, खरीदना, बेचना और सहयोग, यानी कि सपोर्ट करना, यानी कि खर्चा, चर्चा और सहयोग। जब हम बात करते हैं इस बिजनेस के बारे में तो जहाँ बात करते हैं कि आत्मनिर्भर, क्योंकि इसका मूल उद्देश्य है जैसे स्वावलंबन यानी कि आत्मनिर्भरता, लोगों को स्वावलंबी बनाना। और आत्मनिर्भर लोग कब बनेंगे? हम कहते हैं कि हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाना, इसको ये करना, लेकिन आत्मनिर्भर तब बनेंगे कि जब उस देश के नागरिक आत्मनिर्भर बने। और आत्मनिर्भर बनने के लिए जो हमारे पास डिस्प्ले वाल है कि डिस्प्ले वाल है, और डिस्प्ले वाल जब हम करते हैं तो डायमंड क्लब से लेके हम डायमंड क्लब करते हैं, डायमंड क्लब के बाद सुपर डायमंड क्लब करते हैं। अब इस बिजनेस की जब हम ज्वाइन करके निर्णय लेते हैं तो डिस्प्ले वाल खोलते हैं, देन हमने डायमंड क्लब करते हैं। डायमंड क्लब के बाद में हम जुई जाते हैं, बिगनर पिन करते हैं, यानी कि बिगनर पिन यानी कि इस बिजनेस को सीखते हैं, बिगनर बनते हैं। बिगनर पिन में टोटल बिजनेस 20,000 का होता है। 20,000 के बाद में एक ग्रुप में 15,000, एक ग्रुप में 5,000 का होता है, तो हम कहते हैं ये बिगनर बन गया। यहाँ बिगनर बनना यानी कि बिगनर बनने वाला व्यक्ति ज्वाइन करके अपनी लिस्ट बनाता है या अपने अपलाइन की बात मानता है। अपलाइन की बात मान के वो घर पे अपनी होम मीटिंग करवाता है, अपने लोगों को, मिलने जुलने वाले लोगों को बुलाता है, होम मीटिंग करवाता है, तो वो बिगनर लेवल पर आ जाता है। बिगनर लेवल पर आने के बाद में क्या है कि जो अपने घर पे लोगों को जो बुलाया उनके साथ होम मीटिंग करवाई, अपलाइन के साथ। होम मीटिंग में से जो लोग आए उन लोगों के साथ वो बात करता है और उन लोगों के घरों पे वापस एक आध होम मीटिंग करवाने के लिए अपलाइन से रिक्वेस्ट करता है कि सर मेरी टीम में जिस दिन आपने होम मीटिंग की थी उस होम मीटिंग में मेरे पास ये 5-10 लोग आए थे, इन 10 लोगों के साथ में अपने को
2 लोगों के 3 लोगों के घरों पे होम मीटिंग करवाते हैं। देन उसके साथ वो होम मीटिंग करवाता है तो धीरे धीरे उसका क्या आता है, स्टार्टर हो जाता है। उसका स्टार्टर हो जाता है। स्टार्टर जो स्टार्टर बनता है तो स्टार्टर के नीचे कुछ बिगनर भी होते हैं। स्टार्टर बनता है तो यानी कि अपनी खुद की लिस्ट बिल्डिंग करता है। खुद की लिस्ट बिल्ड करने के बाद में जो उसकी टीम में जो लोग आए हैं उन लोगों की वो लिस्ट बिल्ड करवाता है। लिस्ट बिल्ड करवाने के बाद लोगों के घरों पे होम मीटिंग का आयोजन करता है। होम मीटिंग आयोजन करने के बाद में वो क्या करता है कि नीचे लोगों में नीचे कुछ अचीवमेंट पे काम करता है, लोगों के अचीवमेंट पे काम करता है, नीचे बिगनर बनाने पे काम करता है, नीचे कुछ स्टार्टर बनाने पे काम करता है। तो जब नीचे वो बिगनर और स्टार्टर बनाता है तो खुद का ओपनर आ जाता है। जब खुद का ओपनर बन जाता है, ओपनर में यानी कि लगभग 70,000 का बिजनेस उसका होने लग जाता है। देन ओपनर के बाद में जो ही वो ईगल बनता है यानी कि वो फिर होम मीटिंग लेने लग जाता है। खुद जो है कि अपनी टीम के लोगों की होम मीटिंग लेने लग जाता है। टीम के नीचे लोगों की लिस्ट बनवाता है। लोगों की लिस्ट बनवा के टीम के नीचे होम मीटिंग का आयोजन सेट करने लग जाता है। खुद होम मीटिंग लेने लग जाता है। कुछ लोगों को प्लान कैसे दिखाना है इस पे बात करने लग जाता है। तो वो इस बिजनेस का ईगल अचीवर बन जाता है। वो इस बिजनेस का ईगल अचीवर बन जाता है। ईगल अचीवर बनने के बाद में ईगल अचीवर बन जाने की टोटल बिजनेस उसका 1,15,000 होता है। और देन धीरे धीरे फिर वो होम मीटिंग लेने लग जाता है, अपने टीम में नीचे लोगों को तैयार करता है। देन वो रनर बन जाता है। रनर जब बनता है तो व्यक्ति क्या है, जिम्मेदारी और उसकी बढ़ जाती है कि वो नीचे टीम में जितने भी लोग ज्वाइन हो रहे हैं उन लोगों को बोलता है कि यार तुम लिस्ट बनाओ, कहाँ कहाँ तुम्हारे पास ग्रुप है। जहाँ उसके नीचे 30 से 40 लोग किसी एरिया में ज्वाइन कर लेते हैं तो वहाँ पर वो वीकली मीटिंग की शुरुआत करवाता है। देन वो इस तरह की मीटिंगों को प्रमोट करता है। देन होम मीटिंगों को लेने वाले लोगों को तैयार करता है। तो वो इस बिजनेस का रनर बन जाता है। और जब रनर बनता है तो रनर बनने के बाद में फिर वो क्यों कि वो जगह जगह पे वीकली मीटिंगें शुरू करवा देता है। और वीकली मीटिंग शुरू करवाने के बाद में वो इस बिजनेस का विनर बन जाता है। क्योंकि उसकी टीम में जहाँ जहाँ 30-40 लोग ज्वाइन हुए वहाँ वीकली मीटिंग की तैयारी शुरू कर लेता है। देन लिस्टें बनाना शुरू करता है, बड़े फंक्शन की तैयारी करता है, कुछ इस तरह से होम मीटिंगों की तैयारी करता है, होम मीटिंगों का अरेंज करता है। तो इस बिजनेस का विनर बन जाता है। विनर यानी कि जहां उसका टोटल बिजनेस 3.5 लाख का हो जाता है। 3.5 लाख के बिजनेस पे होने पे उसकी इनकम जो है कि 15 से 20,000 25,000 रुपए आने लग जाती है। और यहाँ अपनी वो टीम के साथ में एजुकेशन देना शुरू करता है कि कैसे आपको 6 बेसिक पे काम करना है, किस तरीके से आपके लोगों के गोल सेट करवाता है कि कौन बिगनर बनेगा, कौन स्टार्टर बनेगा, कौन ओपनर बनेगा। इस तरीके से वो काम करता है। अपने अपने बिजनेस का जो दायरा है उस दायरे को बढ़ाता है। लगभग जहाँ वो रहता है उस रेडियस से लगभग करीब 200 से 300 किलोमीटर के एरिया में अपने इस बिजनेस को फैलाता है। देन कहाँ कहाँ उसकी वीकली मीटिंग हो रही, कहाँ कहाँ कौन कौन व्यक्ति होम मीटिंग ले रहा है, इस तरह की वो तैयारी करता है। ऐसे हमारे पास बिगनर से लेके विनर तक के जो भी अचीवर्स हैं उन सब अचीवर्स के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए आप ताकि देन जब व्यक्ति रोल्टी पे आता है यानी कि सेकंड ग्रुप में रोल्टी अचीवर बन जाता हो। रोल्टी अचीवर बनने के बाद में उसकी आसपास में जहाँ टीम में नीचे जो लोग हैं उन लोगों के साथ में वो वीकली मीटिंग होम मीटिंग शुरू करता है। कई बार छोटी बेसिक की ट्रेनिंग देना शुरू करता है रोल्टी अचीवर। इस तरीके से जब उसकी टीम में बेसिक की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, एक मीटिंग सिस्टम खड़ा हो जाता है, प्लस वो वीकली मीटिंगों पे संख्या पे काम करने लगता है, प्लान ओवर पे काम करने लगता है, कुछ प्रोडक्ट की नॉलेज देने लगता है। देन जब वो सारी चीजें देने लगता है तो एक टेक्निकल अचीवर बन जाता है। और टेक्निकल अचीवर में जैसे कि हमारे पास पर्ल्स आती हैं, स्टार पर्ल्स आती हैं और हमारे पास कुछ एमराल्ड्स आती हैं। तो ऐसे जो है कि धीरे धीरे उनकी क्योंकि उनकी नॉलेज बढ़ती रहती है तो वो धीरे धीरे इन चीज़ों पे सिस्टम बिल्ड करने पे काम कर लेते हैं। तो ऐसे हमारे पास जितने भी टेक्निकल अचीवर्स में से पर्ल और स्टार पर्ल साथी आ गए, लेकिन कुछ पर्ल एंड स्टार पर्ल के अलावा एमराल्ड एंड अबो साथी कोई हो तो एक बार खड़े हो जाए स्टेज प्लीज। जोरदार तालियों के साथ एमराल्ड एंड अबो साथी को जो भी है स्टेज चाहिए। एमराल्ड एंड साथी चाहिए। ये ऐसे वो साथी हैं जिनके नीचे रॉयल्टी अचीवर भी है, टेक्निकल अचीवर भी हैं, जो कि इस सिस्टम को बिल्ड करने पे काम कर रहे हैं। तो ऐसे हम नाम संतोष कुमार सुमन, समस्तीपुर बिहार से हूँ और इस बिजनेस को विगत 9 साल से सीख रहे हैं। और इस बिजनेस को जब शुरू किए थे पहला इनकम 975 रुपया मेरे पास आया था। हाईएस्ट इनकम 1,06,300 रुपया और टोटल इनकम की बात करें तो 76 लाख रुपया मेरे पास आया। इस बिजनेस से पहले मेरा किराना का दुकान था जो हम 10 साल चलाए। किराना दुकान गांव में ही, खेती बाड़ी करते थे, गाय मवेशी पालते थे। और जब इस बिजनेस को शुरू किए साइकिल था मेरे पास, फिर 2 बाइक लिए और 4 साल से अपने पास 4 व्हीलर है आरसीएम के वजह से।
तो ये आरसीएम की ताकत है, ये मेरी कोई ताकत नहीं है। और इस यहाँ तक पहुँचने के लिए मेरे नज़र में 4 काम है जो आप अगर कर लेते हैं तो मेरे जगह पर पहुँच सकते हैं। 100% सामान यूज करना है, नो एक्सक्यूज। आरसीएम में जो भी मिलता है हमें यूज करना है, महंगा सस्ता नहीं देखना है, महंगा सस्ता नहीं होता है, अच्छा और खराब होता है। ठीक। दूसरी चीज है कि आपको इस बिजनेस के बारे में सीखना है। महीने में हर महीने एक यूएस का प्रोग्राम जैसे आज हो रहा है, इस प्रोग्राम में बैठ के सीखना है। हो सके तो इससे ज्यादा भी कहीं हो रहा है तो वहां भी जाके सीखिए। और तीसरा काम करना है कि आपको लिस्ट बनाना है। सर जैसे बता रहे थे, अपना लिस्ट और अपने टीम का लिस्ट, टीम के लोगों से भी लिस्ट आप बना कर सकते हैं। लिस्ट बनाना है और उस लिस्ट के लोगों में से कम 2 लोगों से डेली मिलके बताना हमें आरसीएम के बारे में, भले वो आए या नहीं आए, बताना हमारा काम है। ठीक। चौथा काम है कि आपको लगातार इस बिजनेस में डायमंड क्लब में आना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में हर काम का एक क्लब होता है। और जब आरसीएम में भी आप डायमंड क्लब में आ जाते हैं तो अपलाइन का नजर आप पर हो जाता है, और जैसे ही अपलाइन का नजर आप पर होता है तो आपको रॉयल्टी टेक्निकल बनने से कोई रोक नहीं सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रीराम। नाम रामकरण यादव, बिहार दरभंगा से हूँ। आरसीएम से पहले स्टूडेंट थे, 8 साल से लगातार आरसीएम कर रहा हूँ। पहला इनकम 526 रुपये आया था। हाईएस्ट इनकम इस बिजनेस के इमरान बने थे 1,46,780 रुपया, और अब तक का टोटल इनकम 96 लाख प्लस दे चुकी है सिस्टम। इस बिजनेस में आगे बढ़ने का एक ही मंत्र है कि आपके अपलाइन जैसा आपको मार्गदर्शन बता रहे हैं, अगर वैसा करते हैं तो आप अपने अपलाइन से भी बड़ा पिन को इसमें हासिल कर सकते हैं। इस बिजनेस एक ऐसा ट्रेंड है कि कई साथी को देखे हैं कि अपने अपलाइन को भी ओवरटेक किया है। सिस्टम को फॉलो करने से 2 ही चीज़, संगत और माहौल में आप बने रहें। संगत को बदलिए, इसी तरह के माहौल में आप लगातार बने रहें, एक दिन आप अपने अपलाइन को भी ओवरटेक कर आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू। जय श्री। थैंक यू, जोरदार तालियां इनके लिए। और उन्होंने बात की थी संगत, आदत और गुरु। देखिए कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए संगत, एक हमारे कहावत है कि जैसी संगत वैसी रंगत। हमारे मारवाड़ी में कहावत है कि काला कला रे धोड़े रे रंग ने तो गुणा भी होगा। अब ये इसको आपको कैसे, यानी कि अगर आप 5 शराबियों के साथ रहते हैं तो लोग आपको 5 साल बाद, 2 साल 6 महीने बाद, आप भले शराब नहीं पीते हो तो भी लोग आपको शराबी समझने लग जाते हैं। तो आप संगत रहिए, है ना। फिर संगत, आदत और गुरु। जीवन में अगर आपके पास कामयाबी चाहिए तो इन 3 चीजों पे काम करिए, संगत, आदत और गुरु, है ना। एक बार जोरदार ताली लोगों के लिए। तो ऐसे देखिए कि जहां बात कही थी संगत, आदत और गुरु की, अगर हम जीवन में बड़ी कामयाबी चाहते हैं, क्योंकि जब हमने बात की थी कि जब आप रॉयल्टी टेक्निकल हैं तो ये देखिए कि सारे कोर को फॉलो करते हैं, डेली लगभग किताब पढ़ते हैं। इनका टीम में बुक ऑफ द मंथ होता है, किताब पढ़ते हैं, डेली वीडियो देखते हैं। और कई सारे ऐसे लोग लगते हैं, बहुत सारे लोग हैं कि यार इतना तो नहीं हो सकता, किताबें पढ़ना, लोगों को होम मीटिंग करना, फलाना करना, इस तरह से करना, रोज वीडियो देखना, ये सब चीज़ें नहीं। अगर आप जीवन में अगर बड़ी कामयाबी चाहिए, अगर आपको जीवन में बड़ी कामयाबी चाहिए तो आप इस तरह की जो यूएस की मीटिंगें होती है, इस मीटिंगों में 2 नए लोगों को आप लेके आइए। हो सकता है कि आपका सपना बड़ा नहीं है, आपका सपना बड़ा नहीं है, लेकिन आप जिन लोगों को ला रहे हैं अगर उनका सपना बड़ा है तो वो काम कर लेंगे। आपको पढ़ना नहीं आता, आपको पढ़ना नहीं आता, लेकिन जिन लोगों को जो आ रहे हैं क्योंकि उनके सपने बड़े हैं, लोग पढ़ने लग जाएंगे। आपको लर्निंग सीखना नहीं आता, लेकिन जिन लोगों को आप मीटिंग में लेके आ रहे हैं, अगर वो लर्निंग करने लग जाएंगे तो बहुत बड़ा आपका बिजनेस ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा। आपको जो है कि यार कि मेरे को बोलना नहीं आता, लेकिन अगर जो लोगों को आप लेके आ रहे हैं अगर वो बोलने लग जाएंगे तो आपका बिजनेस बड़ा। तो आप अगर हर मीटिंग में 2 नए लोगों को आप लेके आएंगे तो धीरे धीरे, नहीं कहते ना, मिट्टी के अंदर या चाय के अंदर आप देखते हो, मिट्टी के अंदर जब चुंबक को घुमाते हैं तो क्या होता है,
लोहा चिपकने लग जाता है, लोहे के कण छोटे छोटे चिपकने लग जाते हो, होता नहीं होता। तो हमारा क्या है कि आप लाइए, ये मीटिंग क्या है, एक तरह से चुंबक है, इसमें आप लाइए, जो वास्तव में लोहा होगा वो ऑटोमेटिक चिपक जाता है। तो आप मीटिंग में लाइए, लोगों को लेके आइए, और लोगों को लेके आने के बाद जब आप लेके आएंगे, जिसको समझ में आ जाएगा, अगर एक महीने में, एक साल के अंदर 12 मीटिंग होती है, 12 मीटिंग में आप अगर 24 नए लोगों को लेके आते हैं, 24 में से अगर एक व्यक्ति को भी समझ में आ गया ना, और एक व्यक्ति भी अपना ड्रीम लेके, बड़े लेके, सपने लेके काम करने लगे, तो आपको रोल्टी टेक्निकल बना देगा आपको। और हम बात क्यों करते हैं कि सक्सेस ऑफ सीट, यानी कि हमने अगर जो चीजें सीखी, अगर हम यही लोगों को अगर हम सिखाएं, कितने जन्म गुटी देते हैं, जब बच्चा पैदा होता था देते हैं ना जन्म गुटी, पहली बार जब उसको बूंद डालते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जन्म गुटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जन्म गुटी बोला जाता है। जब बच्चा बड़ा होके जब गुस्सा करता है तो हम क्या करते हैं, यार इसके जन्म गुटी की, उसके हाथ की, यार वो भी गुस्सेल है ना, वो भी गुस्सा करती इसलिए उसके हाथ की बोलते हैं ना। यानी कि ये क्या है कि अब जो ही हम ज्वाइन कराते हैं तो उसको अगर हम शुरू से ये सिखा दें कि ये क्या करना, हमारा अभी फोकस क्या होता है, टोटल हम फोकस करते हैं ज्वाइनिंग पर, यानी कि हमारा फोकस रहता है 99% यार के लोगों को ज्वाइन कराओ, लोगों को ज्वाइन कराओ, लोगों को ज्वाइन कराओ। लेकिन अगर आप लोगों को ज्वाइन करा के आपका फोकस होना चाहिए 1% ज्वाइनिंग पर, 99% मीटिंग सिस्टम। क्योंकि आपने देखा होगा कि कोई भी डॉक्टर बना तो स्कूल और कॉलेज से बना, इंजीनियर बना तो स्कूल और कॉलेज से इंजीनियर बना, प्रोफेसर बना स्कूल और कॉलेज से बना, अगर कोई टीचर बना तो भी स्कूल और कॉलेज से बना, अगर कोई क्लर्क बना तो स्कूल और कॉलेज से बना। यानी कि स्कूल और कॉलेज से, इस तरह से डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज, जितने भी सारे बनते हैं स्कूल और कॉलेज से बने। तो जितने भी रोल्टी और टेक्निकल बनते हैं वो इस तरह की मीटिंगों में आने से ही बनते हैं, अगर मीटिंगों में नहीं आएगा तो रोल्टी और टेक्निकल नहीं बनेगा। कुछ लोग बोलते हैं कि यार कि मेरी तो किस्मत खराब है। अगर तुम्हारी किस्मत खराब है तो कोई बात नहीं, तुम इस लोगों को मीटिंग में लेकर, तुम्हारे को शनि लग रहा, तुम्हारे को राहु लग रहा, कोई भी लग रहा, लेकिन तुम्हारी टीम में जिन लोगों को मीटिंग में लेकर आ रहे हो उसको शनि राहु दशा कुछ भी नहीं लगी हुई, तुम उसको लेकर आओगे, अगर वो ज्वाइन होकर काम करने लगेंगे तो तुम्हारी किस्मत ऑटोमेटिक बदल जाएगी। अगर हम बात करें कि प्रोफेशनल तरीके से, अगर कोई इसी व्यक्ति ने मार्च महीने में, अगर किसी का मार्च महीने में 5000 पीवी था और 5000 पीवी था, और वो प्रोफेशनल तरीके से काम करे, प्रोफेशनल तरीके से किस तरह से, जो 6 बेसिक पे कि प्रॉपर लोगों की लिस्ट बिल्ड कराए, प्रॉपर लोगों के साथ, उनके साथ कॉन्टेक्ट इनवाइट करे, प्रॉपर उन लोगों की 100% प्रोडक्ट यूज करे, देन अपने सपनों का लिस्ट बनाए, देन प्रॉपर उनको प्लान दिखाए। यानी कि अगर हम सही तरीके से अगर हम काम करें तो एक व्यक्ति जिसका 5000 का बिजनेस, मिनिमम 3 से 4 लोग तो होते हैं, 3 लोग तो ज्वाइन होते हैं ना, मिनिमम 2 से 3 लोग। अगर 2 से 3 लोग हैं, अगर 3 लोगों की प्रॉपर लिस्ट बनाए, यानी कि एक व्यक्ति के मिनिमम अगर माने तो 50 से 100 लोग तो जानने वाले होते हैं, 100 लोग तो होते हैं। 3 लोगों के कितने हो गए, 300 लोगों में से अगर वो बात करे, प्लान दिखाए, कुछ भी करे, तो अगर 20% तो आता, 20% आता, 20% कितना हो जाता है, 60 लोग। हम मान लेते हैं 20% नहीं आए, 10% रिजल्ट तो आएगा, तो भी कितने हो जाते हैं, 30 लोग। अगर वो 30 लोगों में से अगर ज्वाइन कर बात होती है तो अगले महीने उसका बिजनेस मिनिमम 20,000 तो होता ही। यानी कि अगर हम प्रोफेशनल तरीके से काम करें तो हमारे पास जो है कि हम दूसरे महीने में 20,000, तीसरे, मैं कहता हूँ जो भी अपने रिजल्ट दिखा रहे हैं उसका फिर 10% पकड़ लो। यानी कि अगर आपके पास रिजल्ट जो है कि सिर्फ 7 से 8% भी अगर आपके पास रिजल्ट आता रहता है, तो आप यूँ समझिए कि 1 साल के भीतर आप एक प्रोफेशनल तरीके से अगर हम काम करें तो 1 साल के भीतर आप पढ़ लेते बन सकते हैं। जहाँ हम 12 महीने में काम करके 50,000 रुपये की इनकम पे मिनिमम पहुंच सकते हैं, 40 से 50,000, 1 लाख रुपए की इनकम पर, जबकि मैंने कहा कि अगर इसको प्रोफेशनल तरीके से करें तो मिनिमम 2 साल के अंदर आप 1 लाख से 2 लाख की इनकम, 60 लाख की इनकम। ये सब क्या कि हम अगर इस बिजनेस को सीख के प्रोफेशनल तरीके से अगर हम काम करें तो ठीक। अब हमारे पास जब हम शुरुआत करते हैं तो हमारे को क्या बेसिक पे काम करना, देन होम मीटिंग पे काम करना, वीकली मीटिंग पे काम करना, मंथली सेमिनार पे काम करना, लोगों को बेसिक की ट्रेनिंग देनी, कोर की ट्रेनिंग देनी, देन हमारे पास कुछ चीज़ें
कैसे हमारी लीडरशिप डेवलप हो, पर्सनालिटी, इस पर काम करना, जो हमारी टीम में बिगनर, स्टार्टर, ओपनर आए हैं, रोल्टी है, उनका सेलिब्रेट करना, देन हमारे पास जो भी एनिवर्सरी है इसमें काम करना। जब हम ये सारे चीज़ों प्रोग्रामों पे काम करते हैं तब जाके हमारे पास सीक्वेंस से हम जो है कि बड़ी कामयाबी हासिल करते हैं। देन हम बात करते हैं, देखिए कि आरसीएम बिजनेस में कुछ सीखने में कुछ ज़रूरी बातें हैं कामयाब होने के लिए। हमारे पास जैसे मैं बात करता हूँ कि आपको कमीशन कब तक नहीं आता, हम कमीशन आता ना, कमीशन निकालते हैं ना सब कैलकुलेशन, कमीशन कब तक नहीं आएगा आपको? जब तक कमीशन नहीं आता, जब तक कि आपके बिजनेस में वॉल्यूम नहीं हो। पैसा तो वॉल्यूम से मिलता ना, समझ, मेरी बात समझ रहे हैं नहीं समझ? वॉल्यूम से पैसा मिलता ना। आपको वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम कब तक नहीं कर सकते? ज्वाइनिंग नहीं करेंगे तब आपका वॉल्यूम तब तक नहीं हो सकता जब तक कि आप लोगों को प्लान नहीं दिखाएं, क्योंकि प्लान तो दिखाना पड़ेगा ना। जब तक हम 1 to 1 लोगों को प्लान नहीं दिखाएंगे तब आपके पास वॉल्यूम नहीं आएगा। और हम प्लान कब तक नहीं दिखा सकते हैं? यानी कि प्लान हम तब तक नहीं दिखा सकते हैं जब तक कि हम प्रोस्पेक्ट से मिल नहीं लें, क्योंकि बिना मिले कि हम कैसे प्लान दिखाएंगे, उसको मिलना तो पड़ेगा ना। अब प्रोस्पेक्ट से कब तक नहीं मिल सकते हम? जब तक कि आप उसको फोन कॉल नहीं करें, क्योंकि उसका अपॉइंटमेंट तो लेना पड़ेगा, आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। और अपॉइंटमेंट यानी कि फोन कॉल हम कब तक नहीं कर सकते हैं? जब तक कि हमारे पास उसके रिकॉर्ड, उसकी प्रोस्पेक्ट में लिस्ट नहीं हो। हमारा बिजनेस कम चल रहा है, हमारे पास वॉल्यूम नहीं आ रहा, हमारा बिजनेस तेज गति से नहीं चल रहा है या धीरे चल रहा है, मेरी ओपिनियन नहीं बदल रही, यानी कि हम लिस्ट बिल्डिंग पे काम नहीं कर रहे हैं और हमारे पास लिस्टें नहीं है। कोई भी इंडस्ट्री, जैसे कि आप बात करो कि अगर हम कोई शक्कर की, शुगर केन की, शक्कर की फैक्ट्री लगाते हैं तो उसके शक्कर की फैक्ट्री का क्या है? शुगर फैक्ट्री का रॉ मटेरियल क्या है? गन्ना। अगर हम कॉटन इंडस्ट्री लगाते हैं तो उसका रॉ मटेरियल क्या है? कॉटन, है ना। अगर हम कोई स्टील प्लांट लगाते हैं तो रॉ मटेरियल क्या है? लोहा। हम कोई भी इंडस्ट्री लगाते हैं तो उसका रॉ मटेरियल की देखते हैं, और हमारी इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल लोग है, और हम उसकी अगर लिस्टों को अगर हम नहीं बनाते हैं तो फिर हम कभी भी बड़ा काम नहीं करते। मैंने बेसिक का फिर मेक ए लिस्ट ड्रीम पर भी ये बात की, तो हमें क्या है? लिस्टें बनानी पड़ेगी। लिस्टें बनाने के बाद में क्या है कि मैंने कहा ना कि इस बिजनेस में अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग तरह के लोग आते हैं, अलग अलग कैटेगरी के लोग आते हैं, तो हमें हाउ टू हैंडल डायरेक्ट सेल, हम लोगों को कैसे हैंडल करें। ये बिजनेस जो है कि लोगों को हैंडल करने की है, जिसको लोगों को हैंडल करना आ गया वो इस बिजनेस में बड़ा करे। अगर लोगों को हैंडल करना नहीं आता तो नहीं हो। तो हाउ टू पीपल हैंडल कैसे होता? देन हमारे को कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। घर से, कहते हैं ना कि घर की माटी रोटी दे सकती है लेकिन समृद्धि नहीं। अगर हमारे को समृद्धि चाहिए तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा, है ना। तो हमारे को कंफर्ट, हम अच्छा नहीं लगता, लोगों के पास जाके प्लान दिखाना अच्छा नहीं लगता। कई बार सर्दियों में, गर्मियों में, बारिश में सुबह पहले जल्दी उठ के लोगों के पास जाना अच्छा नहीं लगता, घर से दूर रहना अच्छा नहीं लगता, या हम लोग मना करें लोगों को करें वो अच्छा नहीं लगता। कई बार ऐसा भी होता है कि यार कि ये ठीक प्रोडक्ट मेरे को यहाँ से दूर से प्रोडक्ट लाना अच्छा नहीं लगता, ये सब। इन सारी चीज़ें हमारे को कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। जब तक हम कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हम कभी भी बड़ी कामयाबी हासिल नहीं करेंगे। आपने अभी जो इतने भी आप देखे होंगे कि जो एमराल्ड अचीवर या जो रूबी अचीवर, आप उनसे पूछिए कि 10 साल पहले, 20 साल पहले कहाँ कहाँ पिकअप सेंटर होते थे, कहाँ से माल लाना पड़ता था, कहाँ से क्या होता था, तो आप देखोगे अभी आपके पास, तो जिस समय हमने शुरू किया था तब तो लगभग पूरा सिर्फ भिलवाड़ा से ही कीटें जाती थी। आज आप जहाँ पे भी खड़े हो जाओ वहाँ से आपको 100 किलोमीटर की रेडियस में कहीं कहीं तो आपको पिकअप सेंटर मिल जाएगा। पहले 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार किलोमीटर से लोग कीटें लेके जाते थे। तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, और नॉट फॉर लोगों के लिए काम नहीं। आप देखिए कि आप लोगों के लिए काम करिए, नहीं कि पैसे के लिए। जब आप लोगों को बिल्ड करने लग जाएंगे तो बिजनेस आपका ऑटोमेटिक बिल्ड होने लग जाएगा। आप लोगों को बिल्ड करने लग जाएंगे तो बिजनेस आपका ऑटोमेटिक बिल्ड हो जाएगा।
तो ये बिजनेस बिल्डिंग का नहीं, ये लोगों को बिल्ड करने का बिजनेस है। जब आप लोगों के सपने पूरा है, जो कहते हैं कि अगर आपको अगर मकान चाहिए तो आप लोगों के मकान बनाने पे उस पर काम कर रहे हैं। अगर आपको गाड़ी चाहिए तो आप लोगों की गाड़ी दिलवाने पे आप काम करने लग जाए, आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो जिस दिन आप लोगों के सपनों के लिए काम करने लग जाएंगे, लोगों के लिए काम करेंगे, नहीं कि पैसों के लिए, तो आपका साथ क्या हो, ये देखिए कि आपके पास इस तरह के भाव होने चाहिए। मैं आपको छोटी सी एक स्टोरी, एक व्यक्ति जाता है, एक व्यक्ति जाके बैंक में जाता है। बैंक में जाके जब वो कैशियर की कैश विड्रॉल की लाइन पर लगा हुआ रहता है, तो देखते हैं कि कैशियर बैंक के अंदर 4 काउंटर थे। काउंटर नंबर 1, 2, 3, 4 काउंटर थे। तो 1 नंबर काउंटर पे बहुत भीड़ पड़ी हुई थी। तो बैंक का मैनेजर कांच की उससे देखता है, कांच की देखने के बाद में कांच में से देखता है यार कि एक ही काउंटर में भीड़ पड़ी हुई, बाकी 2, 3, 4 में खाली है। तो वो लोगों को जाके बोलता है यार ऐसा आपके 2, 3, 4 काउंटर लाइन खड़ी है, खाली है ना, थोड़ा आप इससे ले लीजिए। लोग बोलते कोई बात नहीं, हमारे को टाइम लगेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इसी लाइन से इसी कैशियर से लेंगे। ओके, बैंक मैनेजर काफी बड़ा ताज्जुब हो जाता है, हैरान हो जाता है कि यार ऐसा क्या है। तो जब वो लोगों से पूछता है नहीं हम इसी से पैसा लेंगे, क्योंकि क्या कारण है, तो वो कहता है कि 2, 3, 4 हमने पैसा काउंटर नंबर 2 से भी लिया, 3 से भी लिया, 4 से घुसाया हड़बड़ी की वजह से, लेकिन जिस मकसद के लिए, जिस काम के लिए हम पैसा विड्रॉल करके लेके जाते हैं, तो हम 2, 3, 4 काउंटर से जब पैसा विड्रॉल करके लेके जाते हैं तो हमारा वो मकसद का काम जो है पूरा नहीं हो पाता। लेकिन जब भी हम इस कैशियर से हम पैसा लेके जाते हैं, तो जिस मकसद के लिए, जिस उद्देश्य के लिए हम पैसा विड्रॉल करके लेके जा रहे हैं, वो हमारा काम पूरा हो जाता है, इसलिए हम इसी से पैसा लेंगे। तो जब ये बैंक मैनेजर के दिमाग में ये बात खटकी, तो वो जाके देखता है कि यार मेरे बैंक में इतने सारे कर्मचारी है, लेकिन देखता है तो सबके यहाँ पर लोन है, लेकिन इस व्यक्ति के यहाँ पर, इस व्यक्ति ने कोई पर्सनल लोन ले रखा, ना होम लोन ले रखा, ना किसी तरह का लोन ले रखा। दूसरा वो देखता है यार बाकी के व्यक्ति चिड़चिड़ेपन है, लेकिन ये कभी चिड़चिड़ा, कभी हमेशा खुशी रहता है। तो बैंक मैनेजर शाम को जब छुट्टी होती है, वो पूछता है उससे कि यार ऐसा क्या है कि जो तुम्हारे पास जो है कि सारे इस काउंटर में भीड़ पड़ी रहती है, लोग तुम्हारे से कैश उठो। तो वो कहता है कि जो ही पैसे का मेरे पास टोकन आता है, मैं उस टोकन को देखता हूँ, मैं भगवान से, सिर्फ ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, हे ईश्वर, हे परमात्मा, ये जिस उद्देश्य के लिए पैसा लेके जा रहा है, ये उसका उद्देश्य पूरा हो। और मैं सिर्फ परमात्मा से प्रार्थना लगा के उस काउंटर को, मैं उस टोकन को मैं मेरे अलमारी में डालता हूँ, मेरी ड्रॉज में डालता हूँ, देन मैं इसको पैसा काउंट करके दे देता हूँ। यानी कि उसके भाव क्या है, भाव। आप भी जब लोगों के पास जाएं, लोगों के साथ मिले, लोगों को ज्वाइन कराए, लोगों के पास जाए, तो ये देखें कि यार कि मेरे इस बिजनेस से इसकी लाइफ में वैल्यू एड हो। मैं कोई प्रोडक्ट दे रहा हूँ तो उस प्रोडक्ट से इसकी बीमारी ठीक हो, मैं कोई दे रहा हूँ तो इससे ये ठीक हो, इसके परिवार में खुशहाली आए, कुछ ऐसा है। अगर आप जब ऐसे भाव रखेंगे, अगर आपने भाव रखा कि ये व्यक्ति ज्वाइन कर ले, मेरे पास पैसा आ जाए, मेरा टारगेट पूरा हो जाए, मेरा इस तरह से हो जाए, तो फिर कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। आपके भाव अगर ऐसे होंगे, आपके भाव अगर इस तरह से होंगे, तो आप क्या है कि आपका बिजनेस और लोग कहते हैं ना, लोग आपके पास सिर्फ 2 कारणों से टिके रहेंगे, आपके साथ में जुड़े रहेंगे। 2 रीजन है, सिर्फ 2 से कोई तीसरा। या तो आप लोगों की किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दें, लोगों की किसी प्रॉब्लम का जब आप सॉल्यूशन देंगे तो लोग आपके पास टिके रहेंगे और आपसे जुड़े रहेंगे। दूसरा, लोगों की लाइफ में आप अगर वैल्यू ऐड करें तो लोग आपसे जुड़े रहेंगे और आपके साथ टिके रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। और ये कब होगा कि जब आप लोगों को बिल्डिंग पे काम करेंगे। आप पैसे के लिए काम नहीं करेंगे, आप लोगों और टीम के लिए काम करेंगे, तो लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे। ठीक है, समझ। और हमारे पास क्या है कि बहुत सारे लोग हैं, हमारे बिजनेस में क्या है कि बहुत सारे लोग चाहिए, और अगर हम लोगों की इंडस्ट्री पे, लोगों को बिल्ड करने पे काम नहीं करेंगे तो नहीं होगा। हमारे पास जैसे किसी भी कंपनी में बात करते हैं, रोजमर्रा काम आने वाले प्रोडक्ट, हमारे पास प्रोडक्ट की रेट वाजिब है, पूरे भारत में डिलीवरी व्यवस्था है, टाइम से सब कुछ करने के बाद में टाइम पे कमीशन मिल जाए। हम काम करें लेकिन हमारे को पैसा नहीं मिले तो टाइम पे आपको कमीशन मिल जाता है और सुरक्षित बिजनेस है आपके। तो हमारे पास ये है, और मैं ये मानता हूँ कि हमारे पास, आपके पास इस बिजनेस को जब आप करने का निर्णय लें तो आपके पास इनकम फास्ट आए, बड़ी इनकम आए, आप सिक्योरिटी पे जाएं, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, आपकी लीडरशिप बढ़े, आप ये सारी चीजें करेंगे तो आपका। और इसके साथ ही मैं एक छोटी सी स्टोरी से आपको एक कहानी के माध्यम से मैं मेरी बात को खत्म करता हूँ। उसके बाद हम 10 मिनट के गेप के बाद में हम लगभग आधा घंटा हम वापस व्हाइटलैंड अबू के साथ बैठेंगे हम, कि 1979 में
जो है कि आप जो पुराने हैं तो कॉमिक चाचा चौधरी की, चंपक चाचा, ऐसे हम कॉमिक्स पढ़ा करते थे ना किराए पे। तो ऐसे ही 1979 में जब सुपरमैन जो देखा था, सुपरमैन को कॉमिक लोग जो है कि कॉमिक्स में पढ़ा करते थे, लेकिन एक व्यक्ति के दिमाग में आया कि क्यों नहीं सुपरमैन पे एक मूवी रिलीज की जाए। लोगों ने उसके दिमाग में आया मूवी रिलीज करने का, उसकी पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई कि यार इसकी रिकॉर्ड शूटिंग कहाँ से होगी, इसमें कौन हीरो रहेगा, कौन क्या रहेगा, ये सारी चीज़ों पे काम किया। और सारी चीज़ों पे काम करने के बाद में लिख के अरे फाइनल हुआ कि यार कि इसका जो मेन हीरो है, हीरो को कैसे चुने। तो हीरो के लिए क्या हुआ कि सुपरमैन के हीरो के लिए उन्होंने एक क्रिस्टोफर रीव को चुना, जो कि ठीक कॉमिक्स का जो सुपरमैन दिखता था, उसकी बॉडी की फिजिकल फिटनेस, उसका चेहरा, सब कुछ जो कॉमिक्स का सुपरमैन दिखता था ठीक उसी तरह से उसकी बॉडी और पर्सनालिटी थी। तो क्रिस्टोफर रीव को चुना। क्रिस्टोफर रीव को चुनने के बाद में क्या हुआ कि उसकी शूटिंग हुई और सुपरमैन रिलीज हुई। जब सुपरमैन रिलीज हुई तो फिल्म रिलीज हुई तो काफ़ी हिट गई। और जो ही सुपरमैन रिलीज हुई तो जो क्रिस्टोफर रीव का स्टारडम, जान पहचान, काफ़ी उसको लोग काफ़ी चाहने वाले लग गए। और फिल्म काफ़ी हिट होने के बाद में सुपरमैन 1 बनी, सुपरमैन 2 बनी, सुपरमैन 3 बनी। जब 3-3, 4-4 फिल्में बन गई तो 3-3, 4-4 फिल्में बनने के बाद में क्रिस्टोफर रीव का जो स्टारडम है, लोग चाहने वाले हैं, उसकी संख्या बढ़ गई, उसके फैन फॉलोइंग बढ़ गई। लोग उसके फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पर सब उसकी फैन फॉलोइंग खूब बढ़ गई। तो बढ़ने के बाद में क्या हुआ कि जो उसके आयोजक थे जिन्होंने की फिल्म बनाई थी, उन निर्देशकों ने सोचा क्यों नहीं क्रिस्टोफर रीव का एक हम फिजिकल प्रोग्राम करें और उस फिजिकल प्रोग्राम में क्रिस्टोफर रीव को लोग देखें और वो स्पीच दें। तो उन्होंने ऐसा आयोजन किया और क्रिस्टोफर रीव से बात की और कहा कि तुम हमारा फिजिकल प्रोग्राम करना चाहते हैं। तो उन्होंने सहमति दे दी। बड़ा सा स्टेडियम बुक किया गया। बड़ा सा स्टेडियम बुक करने के बाद में एडवांस टिकट बिक गए। टिकट बिकने के बाद में जो ही निश्चित डेट आती है तो आयोजकों के दिमाग में एक टेंशन सी आ जाती है कि क्रिस्टोफर रीव आएगा या नहीं आएगा। जब ये बात आ रही है तो क्योंकि प्रोग्राम की जो डेट फाइनल हुई थी ठीक उससे 2-3 महीने पहले क्रिस्टोफर रीव का हॉर्स राइडिंग के टाइम पे एक्सीडेंट हो जाता है और गिर जाता है। और गिरने के बाद में यहाँ गर्दन से नीचे की टोटल बॉडी पैरालिसिस में आ जाती है। वो चल फिर नहीं सकता। जो चल फिर नहीं सकता क्योंकि उसके यहाँ पर जो उसके यहाँ श्वास तक नहीं, उसकी जो है श्वास तक नहीं ले सकता। श्वास के लिए भी यहाँ पर उसके छेद करके ऑक्सीजन से उसको यहाँ दिया जा रहा है, ऑक्सीजन सिलेंडर से श्वास तक नहीं ले सकता, यहाँ तक छेद है। तो आयोजक कहते हैं टिकट बिक चुके हैं, सारे सब कुछ हो चुका। तो क्रिस्टोफर रीव से ठीक प्रोग्राम से 15 दिन पहले मिलते हैं और कहते हैं कि अब बड़ी लोग क्या कहेंगे, हम प्रोग्राम को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, क्योंकि टिकट बिक गया, सारा सब कुछ हो गया। तो क्रिस्टोफर रीव के पास जाके मिलते हैं और वो बात करते हैं। तो कहते हैं क्रिस्टोफर रीव बोलता है यस में आएगा। क्या बोलता है? यस में आएगा। तो ठीक प्रोग्राम के दिन में क्रिस्टोफर रीव व्हील चेयर पे बैठ के जाता है, नीचे ऑक्सीजन सिलेंडर लगता है और व्हील चेयर पे बैठ के जाता है और व्हील चेयर पे बैठ के जाके स्टेज पे सिर्फ 2 से 3 मिनट की स्पीच देता है। कितने मिनट की स्पीच देता है? 2 से 3 मिनट की स्पीच देता है। जब 2 से 3 मिनट की स्पीच खत्म होती है तो ऑडियंस जितने भी खड़े हैं वो सारे खड़े हो जाते हैं बैठे हुए और खड़े होकर खूब तालियां बजाते हैं, हुटिंग करते हैं और वो कहते हैं कि वास्तव में क्रिस्टोफर रीव वास्तव में मूवी का सुपरमैन नहीं है, वास्तव में जिंदगी का सुपरमैन है, वास्तव में अपनी ये लाइफ का सुपरमैन है। और क्योंकि ऐसी स्थिति में भी ये आया और उसकी 2.5 मिनट की स्पीच का जो सार है वो सार क्या है? उसका सार है कि समस्या हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, समस्या हमारी जिंदगी का हिस्सा है, समस्या को जिंदगी मत बनाओ। यानी कि जब हम कोई भी काम करेंगे तो हमारे पास समस्याएं आएगी। समस्या हमारी जिंदगी का हिस्सा है, समस्या को जिंदगी मत बनाओ। और दूसरा उसने बात कही कि जिंदगी आपको हर मोड़ पर 2 ही रास्ते देती है। जिंदगी हर मोड़ पे आपको 2 ही रास्ते देती है, या तो लड़ो या फिर मैदान छोड़ के भागो। तो आपके पास भी यह है कि फैसला आपका है कि आपको क्या करना है। चाहे तो आप जॉब करें, चाहे आप आरसीएम, क्योंकि फैसला आपका है ना। तो धन्यवाद, आप करते रहिए, एक्शन करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका अगली मीटिंग कब क्या है आपको